बहुत इंपॉर्टेंट है। योग, यूनानी, नेचुरोथेरेपी, इनको थोड़ा सा डिटेल में दिया है उसने। आप देखो उसमें नो, आपने सिलेबस में उठाओ, योग में भी वो डिटेल से पूछना चाह रहा है आपसे, आयुर्वेद को भी वो डिटेल से पूछना चाह रहा है आप, समझ रहे हो? तो जो चीज़ों को डिटेल में दिया हुआ है उसको तो जो जो पॉइंट दिए वो सब याद करना है। सिद्धा में बस एक लाइन लिख दिया, एक टर्म दे दिया सिद्धा, और उसमें भी सोवा रिक्पा में भी वही एक लिख दिया है वर्ड सोवा रिक्पा। लेकिन जब आप जैसे योग खोलोगे तो आपको उसमें पूरी विधियां करा के वो पूछेगा आपसे कि एक एक चीज बताओ योग के बारे में। ठीक है, चले देखते हैं योग। वैसे अगर मैं दूसरे उठाऊं ना, जैसे कि होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, तो आज हो जाएगा सब, लेकिन मेरी इच्छा है योग कराने की है, तो इसलिए मैंने सोचा कि योग जल्दी करते हैं इसमें। ठीक है, योग यहाँ पे देखोगे ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया हुआ है? योग का मतलब होता है, ये एक संस्कृत के वर्ड युज से आया हुआ है, और युज का मतलब होता है क्या? यूनाइट होना, टू यूनाइट, या फिर टू इंटीग्रेट। अब ये किसके इंटीग्रेशन की बात करता है? ये बात करता है आत्मा का परमात्मा से। ठीक है, ये बात करता है सोल सोल नहीं लिखूंगा मैं, आत्मन लिख देता हूं। ठीक है, तो इनके यूनाइट की बात करता है ये, है ना? युज का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना या फिर यूनाइट होना। किसके यूनाइट की बात करता है? इन दोनों के यूनाइट की बात करता है, क्योंकि बाकी एक ही चीज जो है रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, इंडियन दर्शन के हिसाब से अल्टीमेट रियलिटी जो हमारी एग्जिस्टेंस का है वो क्या है? सिर्फ आत्मा का है। बाकी जो चीज़ है वो क्या है? आपकी रियलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो ये आत्मा का ब्रह्म से मिलन कराना ही क्या है? आपका योग है। तो आप सबने ये योग दर्शन पढ़ा होगा, मतलब अभी तो नहीं पढ़ा होगा, प्रीलिम्स के समय में सुना है, सिलेबस में डाला है उन्होंने। 6 दर्शन के नाम बता सकते हो? कौन कौन से दर्शन? इन सबको कंबाइनली षट दर्शन बोलते हैं। कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, फिर योग, फिर न्याय, वैशेषिक, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, उसी को वेदांता बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे एक दर्शन है जिसको बोलते हैं हम सांख्य दर्शन। ये है सांख्य दर्शन, है ना? अब इस सांख्य दर्शन, ये क्या है? ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। ये क्या है? दर्शन का क्या है? ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। लेकिन इसको जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप देखते हो, वही क्या होता है? योग होता है। इसी का ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इसी को ही प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वही क्या हो जाता है? इसी का ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, वो क्या है? आपका योग है। तो सांख्य दर्शन को इम्प्लीमेंट करने का जो एक वो है रास्ता है, वो क्या है? आपका योग है। तो सांख्य दर्शन में जो भी बातें कही गई है उसको ऑन ग्राउंड, वो तो थ्योरी दे दी ना उसमें, अब उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? तो योग के माध्यम से करोगे। अब उसी के लिए पूरी चीज बता के दी है और उसमें पूरी थ्योरी दे दी है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? योग दर्शन बोल देते हैं। कभी भी हमारे यहाँ दर्शन का मतलब यही होता है कि जब आत्मा परमात्मा इनके मिलन की बात करी जाए तो वो दर्शन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो योग का, इसीलिए वो बोल रहा है योग का मतलब युज। युज मतलब टू यूनाइट। यूनाइट किसको करना है आपको? आत्मा को परमात्मा से। ठीक है, अब वो कैसे करोगे? अब उस यूनाइट के लिए अभी आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो ये लिख लो कहीं पे, आपके नोट्स में लिखा नहीं हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये पोर्शन तो लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है, तो ये आप कहीं पे लिख लो। सांख्य दर्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ही क्या है? योग दर्शन है या फिर योग है।
ये समझ में आ गया आपको ये क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है? योग होता है। तो अब देखो वो बता दिया, जैसे उसमें बोलूं सांख्य दर्शन में भी बोल रहा है कि आपको मोक्ष मिलेगा, साल्वेशन मिलेगा आत्मा के परमात्मा से मिलन से। अब आत्मा से परमात्मा से मैं मिलन कैसे करूं? आपने तो बता दिया मुझे कि भाई ये कर लोगे तो आप मिल जाओगे। अब मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूं ना, तो मैं क्या करूं उसके लिए? तो योग बोलेगा कि आपको ये करना है, इसीलिए बोलता है। अब कैसे करना है इसमें थोड़ा समझते हैं। इसने क्या बोल दिया? आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तो क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। अब मोक्ष मिलेगा कैसे? तो उसके लिए भाई रियलिटी में अब हम जैसे जी रहे हैं तो बताओ भी तो कैसे मिलेगा? क्या करूं मैं ऐसा कि मेरे को सीधे सीधे दिखने लगे? तो उसके लिए फिर योग बताएगा कि आपको क्या करना है। तो वही हम अब पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद योग क्या बोलता है। योग का अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं। युज मतलब तो हो गया है ना, यूज हो गया मतलब इंटीग्रेट करना है, यूनाइट कर दे, वो तो एक लाइन में हम समझ गए। अब योग का रियल में मतलब जो होता है वो ये होता है कि देखो ये है आपकी बॉडी है ना, ये है आपकी बॉडी और ये है आपकी सेंसेस। ठीक है, ये सेंसेस है। अब देखो जब भी यहां पे आप देखोगे योग किस चीज की बात करता है। अभी ये जो सेंसेस हैं ये सब का सब ओरिएंटेशन कहां पे है? इसका ओरिएंटेशन जो है ना, वो सारा का सारा आउटवर्ड की तरफ है, आउटवर्ड्स है। समझ में आ गया? हमारे 5 जितने भी सेंसेस हैं उनसे हम बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ों, हमारी जो पूरा नेचर है वो बाहर की तरफ ही केंद्रित है। समझ में आ गया? योग क्या करेगा? योग ये जो आपके सेंसेस बाहर की तरफ सारा जो प्लेजर की तरफ, प्लेजर सीकिंग में लगे हुए हैं, इनको अंदर ड्रिफ्ट करेगा। और अंदर क्या है? सबसे अंदर है आपके पास सोल है ना। तो यहाँ पे आप समझो इसके अंदर भी क्या है? यहाँ पे है आपका सोल, यहाँ पे है सोल है ना, यहाँ पे है आत्मा। अब ये सेंसेस, अब मोक्ष तो आपको तभी मिलेगा क्योंकि हम योग के हिसाब से हम जो बॉडी देख रहे हैं वो तो सिर्फ एक एक्सटर्नल बॉडी देख रहे हो आप। ऐसे 5 कोश होते हैं, मतलब 5 बॉडी होती हैं बॉडी के अंदर है ना। ये जो बाहर से आप जो देख पा रहे हो ये फिजिकल बॉडी है, लेकिन इसके अलावा 5 कोश सिलेबस में दिया है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। 5 लेयर्स होती हैं आपकी बॉडी के। और सबसे अंदर जो होगा, जब वहां पे आप पहुंचोगे तो वहां पे, अच्छा ये बताओ मुझे, जब मोक्ष की स्थिति होती है हमारे दर्शन के हिसाब से, तो मोक्ष में क्या चीज देखने को मिलता है? हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, जिसको अल्टीमेट ब्लिस बोल रहे हो, पूरे समय पीस, कोई भी चीज अब आपको अफेक्ट नहीं कर सकती, तो वो क्या होता है? उसको बोलते हैं प्योर ब्लिस वाली स्टेज होगी। तो जो ऐसे करके यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो प्योर ब्लिस होगा, हैप्पीनेस वाला स्टेज होगा। तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए योग को लाया गया है, समझ में? क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ केंद्रित हैं, आउटवर्ड है, मतलब यहाँ पे क्या है? प्लेजर सीकिंग है, यहाँ पे प्लेजर सीकिंग है, बाहर की तरफ सारी जो हमारी सेंसेस है वो बाहर की तरफ झुकी हुई है। योग से क्या होगा? ये सारी, ये विथ योग हम क्या करेंगे? ये सारे सेंसेस को कंट्रोल करके सारा केंद्र कहां पे ला देंगे? उसको सारा केंद्रित कर देंगे अंदर की तरफ है ना, विथ योग। ठीक है, तो हम आउटवर्ड से, अभी हमारी सारी जो इंद्रियां हैं बाहर की तरफ केंद्रित हैं, वो सारा चीज बाहर के प्लेजर ही लेना चाहती है, बाहर जो दुनिया है उसी में उलझी हुई है। समझ में क्या? ये योग बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे? योग एक डिसिप्लिन है ना, जिसके तहत हम क्या करेंगे? ये सारी इंद्रियां जो बाहर की तरफ प्लेजर सीकिंग है, हम उनको क्या करेंगे? इनको अंदर केंद्र करेंगे, क्योंकि हमको मोक्ष अंदर दिलाना है। जब भी योग, कोई भी इंडिया की दर्शन की बात चल रही है, तो वहां पे जब मैं बोलूंगा आप, तो यहाँ पे आप का मतलब आपकी फिजिकल बॉडी नहीं होगी, वो सिर्फ क्या होगा? आपका सोल होगा है ना। तो जब भी मैं बोलूंगा आपको मोक्ष दिलाना है, उसका मतलब आपकी बॉडी को मोक्ष की बात नहीं कर रहा है, वो आपकी आत्मा की मोक्ष की बात कर रहा है। समझ में गया? तो यहाँ पे आत्मा को मोक्ष तो तब मिलेगा ना जब आपके प्लेजर जो बाहर फंसे हुए हैं उन प्लेजर्स को रोक करके उनका डायरेक्शन जो है चेंज करा जाएगा। तो अभी आउटवर्ड है, उसको इनवर्ड, अंदर की तरफ केंद्र करना।
समझ में गया? इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं क्या, अपदीपो भव, एनलाइटन योरसेल्फ। तो हमेशा मेडिटेशन का हमारा कंसेप्ट है इंडियन दर्शन में, मेडिटेशन से ही वो पॉसिबल है और किसी से पॉसिबल नहीं है, समझ में गया? तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हो विथ योग हम क्या करेंगे, इन सेंसेस को अंदर करेंगे। जब अंदर करोगे तो जो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है यहाँ से ध्यान छोड़ करके आदमी अपने अंदर की तरफ ध्यान देगा, अंदर की तरफ ध्यान देगा, मतलब वो मेडिटेशन की तरफ जाएगा। जब मेडिटेशन की तरफ जाएगा डिसिप्लिन में, तो वो क्या कर सकता है, अल्टीमेट ब्लिस वाली स्टेज में पहुंच सकता है, समझ गया? तो पूरा जो है इसके हिसाब से पूरा जो खेल होता है वो आपके सिर्फ सेंसेस का होता है। तो सेंसेस पे नियंत्रण करके उनको अंदर की तरफ केंद्र करना ही क्या है, आपका योग है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई ये है मेरी बॉडी, ये है मेरी बॉडी, और यहाँ पे है मेरी सोल। मेरे को यहाँ पे चाहिए मोक्ष। मोक्ष कौन दिला सकता है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी, है ना, ये बॉडी दिला सकती है। और मोक्ष चाहिए बॉडी को नहीं, मोक्ष चाहिए किसको, सोल को चाहिए। लेकिन ये सोल अपने से नहीं ले सकता मोक्ष, इसको किसी बॉडी में आकर के ही मोक्ष लेना पड़ेगा। ये ह्यूमन की बॉडी ही हो सकती है ना, ये एनिमल और बाकियों की बॉडी नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता, रीजनिंग नहीं होता, तर्क नहीं होता, विजडम नहीं होता, तो वो नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ ये जो कर्म का जो सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस पर अप्लाई होता है, क्योंकि आप अपना विवेक का यूज़ कर सकते हो, है ना, वो अपने विवेक का नहीं यूज़ कर सकते। इमोशंस वगैरह तो अपनी जगह है, पर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने विवेक का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा मोक्ष किसको मिलेगा, तो ये कौन सी बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी होगी, है ना, ये है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी ये है सोल, इसको मोक्ष चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी के लिए क्या चाहिए हमको, हेल्दी बॉडी चाहिए, है ना, ये हमारी जर्नी है, हमको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करनी है। और उसके लिए फॉर दिस समझ गए? तो इतना समझने के बाद अब हम समझते हैं कि मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए। इसको लिख लो कहीं पे, अगर ये तो लिख लिया है ना कल, ये लिख लो जो काम की चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। अगर आप योग का मीनिंग गूगल पे भी करोगे ना, तो आपको एक संस्कृत का एक स्टेटमेंट मिलेगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट वो, क्योंकि संस्कृत में है तो याद नहीं होता इतनी आसानी से, बट वो आप याद करके जाना, क्योंकि योग पूरा ऐसे लिखना है आपको। तो एक दिया है ना आपके सिलेबस, तो आपको 10 पेज लिखना है योग पे, तो अच्छे से समझ लेना। इस ऐसे भी यहीं पे करवा रहा हूँ आपका मैं, ठीक है। 10 नंबर 50 नंबर का आएगा सीधे, 60 नंबर का है अभी ये आज की क्लास। आप 10 नंबर का अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, 50 नंबर का ऐसे आ गया, 60 नंबर आपको आधे घंटे में कोई भी यूनिट पढ़ने से नहीं मिलेंगे। हटा दूँ इसको, हटाऊँ, फोटो खींच लो, फिर मैं इसको एक इमेज देखनी है मुझे।
ये स्टेटमेंट है, आप इसको लिख लो क्योंकि ये बार बार यूज करना पड़ेगा आपको। योग चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है, ये है वो स्टेटमेंट। ऐसे अगर लिख पाओ एग्जाम में तो ये लिख देना और अंडरलाइन कर देना उसको। लिख लोगे योग चित्त वृत्ति निरोध, अभी तो लिख लोगे, वहां पे लिखना है आप। तो ये है वो जो मैं आपको बोल रहा था कि बहुत बाहर के जो कंसंट्रेटेड है उसको आपको करना है। योगा इज द कंप्लीट सेटलिंग। अरे ये तो यूट्यूब चालू हो गया, मैं दूसरा में देख लेता हूँ। योगा इज द कंप्लीट सेटलिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ माइंड। समझा क्या? मीनिंग लिख लो उसका, बड़ा कर दो इसको, यूट्यूब खुल जाएगा अभी। ये ऐसे आपको संस्कृत में ये लिखना है और फिर हिंदी में लिखना है, मतलब इंग्लिश में लिखना है, योगा इज द कंप्लीट सेटलिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ माइंड। ये वही है जो आपको पूरा मन है वो बाहर की तरफ है, उसको बोल रहा है कि अंदर की तरफ लेके आना है आप। योग को अगर एक लाइन में ही डिफाइन करा जाता है ना तो ये इससे डिफाइन किया जाता है। एक तो पहला वो बोल दिया कि भाई युज मतलब यूनाइट, है ना, वो तो आपने युज का बता दिया ना। अब पूछेगा योग, तो आप कभी भी डालोगे योग का मीनिंग तो ये स्टेटमेंट आएगा हमेशा, ठीक है। चलो ये है, आप सब लिख मिल जाएंगे आपको, आप जाके पढ़ लेना। मैं आपको कुछ और बता दूं पहले, नहीं तो चलो ये समझ में आ गया हमको कि ये हमको समझ में आ गया कि भाई इंद्रियां या फिर दिमाग या फिर माइंड हमारा बाहर की तरफ है, उसको हमको अंदर की तरफ ही लेके आना ही क्या है, आपका योग है। योग एक माध्यम है जिससे हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को बाहर जो केंद्रित हैं उनको अंदर की तरफ लेके आते हैं। तो योग क्या है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिससे हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे योग की अगर मैं बात करूँ तो योग बोलता है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो क्या है आपके पास, वो एक जो दिख रही है वो नहीं है, 5 लेयर्स हैं उसकी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ठीक है। इसको बोला जाता है पंचकोश। ऊपर लिख लोगे हेडिंग क्या है, बना हुआ है आपके में, जरूरत नहीं है, आपके में तो और अच्छा बना हुआ है, देखो। ये देखो आपके में तो और अच्छा बना हुआ, लेकिन वहाँ पे आप ये नहीं बना सकते हो, तो वो एक सर्कल ही बनाना पड़ेगा आप, ठीक है। ये है देखो भाई 5 बॉडी है आपकी बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले अन्नमय, देन उसके बाद लिखा मैंने प्राणमय, देन उसके बाद है आपका मनोमय, फिर उसके बाद है आपका विज्ञानमय, और सबसे लास्ट में आता है क्या, आनंदमय। समझ में क्या? अब ये तो आपके नोट्स में लिखा है, लेकिन वहाँ एग्जाम में ये बना नहीं पाओगे, क्या बनाओगे, ये बनाओगे आप,
ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप देख सकते हो ये है अन्नमय। अन्नमय ये सबसे पहली बॉडी होती है, ये फिजिकल बॉडी है आपकी। ये क्या है आपकी? फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। यही है पंच तत्व से जो बनी हुई है ना, जो इसीलिए इसको पंच तत्व की चीज़ें रेगुलर चाहिए होती है। अब अन्नमय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको रेगुलर बेसिस पे क्या चाहिए? अन्न चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो आपको इसका देखभाल करना पड़ता है। क्यों? इसको क्या चाहिए? रेगुलर टाइम पे क्या चाहिए? खाना चाहिए या अन्न चाहिए। इसीलिए इस बॉडी को क्या बोलते हैं? अन्नमय, है ना। और यहाँ पे ये क्या होती है? आपकी फिजिकल बॉडी है। जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है? आपकी फिजिकल बॉडी है। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं देख सकते, है ना। उसमें एक हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम सब्टल बॉडी, है ना। सब्टल बॉडी में लास्ट को छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, बाकी की जो सारी बॉडी है वो सब्टल बॉडी में आएगा। एक डायग्राम बना होगा, देखो ये वाला यहाँ पे बना है ना, ये देखो, ये ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी है ना। देन ये सब्टल बॉडी, जिसमें इसको छोड़ दो आप तो बाकी के जो 3 आ गए वो सब्टल बॉडी हो गई। और ये आपकी ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी जो हमको दिख रही है, जो हम देख सकते हैं, है ना। देन उसके बाद ये जो बॉडी आप देख पा रहे हो, इसको चलाने के लिए कुछ आपको और भी बॉडी चाहिए होती है। ये फिजिकल बॉडी ऐसे नहीं चल सकती। इस फिजिकल बॉडी में थॉट होते हैं, प्रोसेस होता है ना। तो उसके लिए आपका मनोमय होता है, प्राणमय मतलब होता है इसके लिए ये एनर्जी बॉडी होती है, आपकी बॉडी को एनर्जी देती है ये, है ना। आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे प्राण। प्राणायाम सुना होगा, प्राणायाम करते हैं। वो क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए करते हैं। बहुत तेज तेज ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है। उससे क्या होता है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। जब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के ब्रेकिंग, आपकी बॉडी में खाना टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेक डाउन के लिए, है ना। आप जब फैट लॉस के लिए क्या बोला जाता है आपको? भाई एनर्जी प्रोड्यूस करना है, एनर्जी बर्न करना है। उसके लिए क्या दौड़ते क्यों है? ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह मिले, है ना, ब्रेक डाउन हो आपकी बॉडी में। तो ये क्या है? आप ये प्राण है, जो प्राण बॉडी होगी, जो एनर्जी बॉडी कहलाती है ना। इसको बनाए रखने के लिए आपको, आपकी बॉडी बिना एनर्जी के नहीं चल सकती, है ना। इसीलिए आप ब्रीदिंग कर दो, आप दबा लो अभी आधे घंटे में, समझ में आ जाएगा आप प्राण बॉडी क्या होती है। तो वो प्राण बॉडी, इसलिए उसका महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहली बॉडी जो है आपकी फिजिकल बॉडी, है ना। यहाँ पे टेक्निकल टर्म में कई जगह आपको शीत लिखा रहता है। शीत मतलब यहाँ पे होता है लेयर्स। ये लेयर है ना, ये लेयर्स होती है। ठीक है, तो अभी हमारा जो पूरा फोकस होता है वो एक ही बॉडी पे होता है, फिजिकल बॉडी। लेकिन आप देखोगे 5 बॉडी योग बताएगा आपको कि भाई एक बॉडी नहीं, आपकी बॉडी में 5 बॉडी है। पांचों बॉडी में आपको अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ती है ना। तो भाई अब जैसे मैं बोलूँ एनर्जी बॉडी है, तो एनर्जी बॉडी को एनर्जी देने के लिए आपको रेगुलर ब्रीदिंग करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, है ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको बोले, जिसको प्राणायाम आप बोल देते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे, यहाँ पे मैंने बताया प्राण के बाद होता है मनोमय, है ना। आप जो पूरे मेंटल एस्पेक्ट जो चल रहे हैं आपके, उसके लिए एक अलग बॉडी है ना। जितने भी आपके थॉट, एक्सप्रेशंस, ये सब चल रहे हैं, वो किसके लिए होते हैं? वो मनोमय के। इमोशंस सब मनोमय का खेल होता है, समझ गया। और उसी से फिर आपकी फिजिकल बॉडी इफेक्ट होती है। देन उसके बाद अब ये 3 बॉडी तक तो फिर भी समझ में आता है। उसके बाद अब होता है विज्ञान में, है ना, जिसमें क्या होता है? विज्ञान मतलब ये विजडम वाला एरिया, तर्क, रीजनिंग, ये सबके पास नहीं होता है ना। इसी को डेवलप करने के लिए लोग अध्ययन करते हैं। फिर समझ गया। आप यहाँ से यहाँ पे जाना है आपको, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव योग का क्या है कि भाई हमको आनंदमय की बॉडी पे एक्सप्लोर करना है, जा करके देखना है। और वो कौन सा स्टेज हो जाएगा? जैसे इस डायग्राम को आप देख सकते हो, ये हमारी फिजिकल बॉडी है। जब मैं बोलूँगा हु एम आई, आप कौन हो, तो आप बोलोगे मैं सोल। वो सोल कौन सा सोल? जिसको सेल्फ बोला जाएगा। तो उसको पहचानने के लिए, क्योंकि अभी आपको नहीं पता, आप तो फिजिकल बॉडी पे इन्वॉल्व हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से फिजिकल बॉडी से जर्नी करके आपको सेल्फ पे जाना पड़ेगा, 5 लेयर को भेदना पड़ेगा, है ना। इन सबको समझ करके आपको अंदर जाना पड़ेगा। फिजिकल बॉडी से हम यहाँ पे पहुँचेंगे, तब हम अपनी आत्मा, इसीलिए हमेशा क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, है ना। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना। अब खुद को पहचानने के लिए तो बोल रहा है, आप जानो कि आपकी बॉडी जो आप समझ रहे हो वो नहीं है ना। 5 बॉडी है आपकी बॉडी में। तो अन्न में जो जिसको चलाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खाना पीना खाना पड़ेगा, नहीं तो आपका, ठीक है। तो ये अन्न में ये वाली बॉडी हो जाती है।
देन उसके बाद आपको ये करने के लिए रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा, ब्रीथ करना पड़ेगा, नहीं तो। फिर तीसरे में आपका जितने भी मेंटल एस्पेक्ट्स हैं, है ना, आपके थॉट्स एक्सप्रेशन, उसको भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए डिप्रेशन एंजाइटी से बचने के लिए लोग अलग अलग चीजें करते हैं, ठीक है। ऐसे करके 5 लेयर जब आप भेद करके अंदर की लेयर में पहुंचोगे, तब आप जानोगे कि आप कौन हो, हु एम आई, समझ गया। तब जाकर के हम समझेंगे कि हु एम आई। और जब उस स्टेज में आप पहुंच जाओगे, तो उस स्टेज में पहुंचने के बाद इसको बोला जाएगा अल्टीमेट ब्लिस का स्टेज है। अब आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे प्योर ब्लिस, ब्लिस मतलब यहाँ पे होता है हैप्पीनेस। जैसे मैं बोलूँ ग्रीक की जो फिलॉसफी होती है ना, ग्रीक में भी क्या बात करते हैं, ह्यूमन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई भी दर्शन आप पढ़ोगे तो वो यही बोलेगा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन वो क्या है। अगर मैं बात करूं आपसे तो यही, अगर मैं देखूं ग्रीक फिलॉसफी क्या बोलती है, ग्रीक के दर्शन में जैसे अरस्तु की बात कर लो, अब अरिस्टोटल की बात कर लो, प्लेटो की बात कर लो, तो ये एक कंसेप्ट है जिसमें आपने ये टर्म पता नहीं सुना है कि नहीं, यूडाइमोनिया। इसको बोलते हैं यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया क्या है, ये अल्टीमेट ब्लिस का स्टेज है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है ये, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। वो भी इसी की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं इंडिया में, इंडिया में हम बात करेंगे कि भाई इंडिया में भी एक चीज की बात करे जाएगा कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, सच्चिदानंद, है ना, सच्चिद आनंद। आनंद मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेट ब्लिस। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये है सच्चिद और आनंद। आनंद, आनंद का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्योर ब्लिस, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, हैप्पीनेस, प्योर ब्लिस। अब ये है होती, ये जो हैप्पीनेस होती है, ये जो हैप्पीनेस है ये परमानेंट हैप्पीनेस होगी, टेम्पररी नहीं है ये, समझा क्या। जैसे मैं बोलूँ, आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, जो ये इस्कॉन वाले होते हैं, है ना, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, पूरे टाइम वो खुशी रहते हैं। लेकिन वो तो अभी मोक्ष वाला स्टेज नहीं है। आप सोचो ऐसा एक परमानेंट हैप्पीनेस वाला स्टेज जहाँ पर आप कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर सकती, तो उस स्टेज में जब आप पहुँचोगे वो क्या हो जाएगा, प्योर ब्लिस। यहाँ पे चित्त का मतलब होता है प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। आप जब सेल्फ रियलाइजेशन करोगे तब आप इस स्टेज में पहुंच जाओगे कि प्योर, आप समझोगे कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है और कुछ है ही नहीं, है ना। और सत्य मतलब रियलिटी को समझ जाओगे, तो ये अल्टीमेट रियलिटी हो गई। अल्टीमेट रियलिटी कौन है, तो वही ब्रह्म। तो यहाँ पे सच्चिद आनंद वाली स्टेज में जब हम पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से आपने जब ये स्टेज में कब पहुंचोगे, आप सेल्फ रियलाइजेशन से ही पहुंचोगे ना। ये यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, ये स्टेज में हम पहुंच रहे हैं थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। हम यहां पे पहुंचेंगे सेल्फ रियलाइजेशन, और सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर मुड़ना पड़ेगा। और अंदर मुड़ने से भी काम नहीं चला जाएगा। अंदर मुड़ोगे आप और यहां पे आपको समझ में आएगा कि भाई मेरी 5 बॉडी है ना, मेरी 5 बॉडी है। 5 बॉडी के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी का ख्याल रखना है, फिर अंदर वाली बॉडी पे ध्यान देना है, फिर उसके अंदर वाली बॉडी, और यहाँ से पहुँचने के पहले एक सबसे बड़ा बैरियर है जिसको बोलते हैं विज्ञान में। इसके लिए आपको ट्रू नॉलेज होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, है ना। तो विज्ञान में आपके पास रीजनिंग होना चाहिए, तर्क करना आना चाहिए। पहले के समय में लोग शास्त्रार्थ करते थे, है ना, उससे क्या होता है, उनका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। अभी तो आपको कुछ भी कोई बता दे, हाँ सर सही है सर, ठीक है, तो ये हो जाता है ना। पहले के समय में ये विज्ञान में पूरा एक वो पढ़ाया जाता था, है ना, पूरा वेदों का नॉलेज दिया जाता था, ताकि आप क्या कर सको, तर्क करने की आपके अंदर क्या हो, क्वालिटी आए, है ना। तो ये हर कोई नहीं कर पाता, इसीलिए हर कोई यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। और ये फाइनल क्या होता था, आनंद में, ये अल्टीमेट ब्लिस है, ठीक है। अल्टीमेट ब्लिस कौन सा स्टेज में आप पहुँच जाओगे, सच्चिदानंद वाले स्टेज में पहुँच जाओगे। इसलिए इस पूरी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे एक फिजिकल बॉडी या ग्रॉस बॉडी, यहाँ पे देख सकते हो आप, देन सब्टल बॉडी और कैजुअल बॉडी, या फिर इसको बोलोगे अल्टीमेट बॉडी, यही आप, ठीक है, यही है जो है। बाकी तो सब एक माध्यम है वहां तक जाने के लिए। अब देखो यहाँ से यहाँ आपको जाना है, तो योग बोलेगा चलो लेके चलेंगे, तो कैसे लेके चलोगे भाई, बता तो दिए कि ठीक है ये 5 बॉडी है, मेरे को यहाँ तक जाना है ना, यहाँ तक मेरे को पहुँचना है, और यहाँ पे पहुँच के मैं अल्टीमेट ब्लिस वाले स्टेज में आ जाऊँगा, मतलब मैं गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जी वाले स्टेज में मैं पहुँच जाऊँगा। तो इस स्टेज में पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस स्टेज में पहुंचने के लिए दिया गया अष्टांग जो मार्ग दिया गया योग के, है ना, जो अष्टांग मार्ग दिया गया ना,
जिसको 8 तरीके के जो आपके ये हैं योग है, अष्टांगिक योग जिसको बोलते हो आप, ठीक है, तो वो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पंचकोश का कंसेप्ट समझ में आ गया? 5 बॉडी है, अंदर भेजते हुए मेरे को अंदर जाना है, लेकिन यहाँ से अंदर जाने के लिए भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ से मेरे को यहाँ तक जाना है ना, ये यहाँ से अंदर जाना है, तो इससे मैं कैसे जाऊँगा? वो जो आपका अष्टांग योग है उसके माध्यम से ही जा सकते हो आप। तो यहाँ इसके लिए आप फॉलो करोगे अष्टांग योग, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अष्टांग योग। तो पंचकोश पहला कंसेप्ट दिया है उन्होंने, दूसरा बताया अष्टांग योग। पंचकोश क्लियर है सबको? क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार रीड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम है भी नहीं, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। 3:20 बता रहे हैं इसमें। अच्छा, ये घड़ी पटांग चल रही है। चलो भाई इसको देखते हैं क्या है ये पंचकोश सिद्धांत। तो पंचकोश का मतलब आप लिखोगे तो क्या बताओगे? पंच मतलब होता है 5, कोश का मतलब होता है यहाँ पे लेयर। तो ये क्या बात करता है, हमारी बॉडी जो बनी है वो 5 लेयर से बनी हुई है। 5 लेयर के नाम लिखोगे, जिसमें सबसे पहली लेयर होगी वो फिजिकल बॉडी की होगी, और जो डीपेस्ट लेवल होगा, ये जो अल्टीमेट है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? ब्लिस है, प्योर कॉन्शियसनेस है। समझ क्या? वो ब्लिस, पीस बोलो, ब्लिस बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, वो उस वाली स्टेज की बात करता है ना। वो कोई चीज़ नहीं है जिसको आप छू करके देखोगे अच्छा ये है। अब जैसे मैं बोलूँ प्राणमय है, प्राणमय एक बॉडी, एनर्जी बॉडी, इसको छू सकते हो क्या? नहीं। आप सिर्फ जो देख सकते हो और छू सकते हो कौन सी हो सकती है? फिजिकल बॉडी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? दीज लेयर्स, इन लेयर्स को क्या बोला जाएगा? कोश। ये वैसे ही है जैसे लेयर्स होती हैं अनियन में, वैसे क्या है आपके पास, वैसे हमारी बॉडी के लेयर्स होते हैं, ठीक है। अल्टीमेट गोल क्या है पंचकोश सिद्धांत का? कि आपको होलिस्टिक वेलबींग और कहाँ पे लेके जाए? सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। अभी बताया सेल्फ रियलाइजेशन से ही हम पहुंच सकते हैं, ये बनाया था अभी, ये सेल्फ रियलाइजेशन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका यही है पंचकोश का, कि भाई बाहर से, अभी बताया मैंने, बाहर की तरफ केंद्रित है, अंदर की तरफ करना है। अंदर की तरफ करना है मतलब वो 5 लेयर से अंदर जाते हुए आपको क्या समझना है? वो सेल्फ रियलाइजेशन करना है और अल्टीमेट ब्लिस वाले स्टेज में जाना है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, लेकिन अब दिया है सिलेबस में तो आपको करना पड़ेगा, है ना। 1-2 बार जा करके अभी सब रिवाइज कर लेना, नहीं तो बाद में फिर आपको हवा नहीं लगी क्या बोलना चाह रही, ठीक है। तो टू अचीव होलिस्टिक, क्या है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पंच सिद्धांत का? सबसे पहला कि आपको एक वेलबींग आपको इंश्योर करना है। वेलबींग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकली फिट होने की बात नहीं कर रहा है। कई लोग फिजिकली फिट होते हैं लेकिन मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, है ना। तो वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है, तो वो लोग वेल नहीं माने जाते। वो बाहर से आपको वेल दिख रहा है, अंदर से वो बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक वेलबींग इंश्योर करना और सेल्फ रियलाइजेशन आपको करना है बाई हार्मोनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना। और क्या करना है आपको? इनर सेल्फ और ब्लिस के स्टेज में हमको पहुँचना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, सबके सब इंटरकनेक्टेड हैं। वन कैन वर्क थ्रू देम सिक्वेंशली टू अचीव होलिस्टिक वेलबींग, होलिस्टिक वेलबींग अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे देख सो, सबसे पहले अन्नमय हो गया। अन्नमय कोश मतलब फिजिकल बॉडी। अब आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये टर्म याद रख लेना, अन्नमय मतलब फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ। फिजिकल बॉडी है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, हमको पता है। आउटर मोस्ट ये काहे से बनी होती है? वो पंच तत्व से बनी हुई है, फिजिकल मैटर से बनी हुई है। ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है, इसी को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और खाने से सिर्फ यही बॉडी हमारी क्या हो रही है? नरिश हो रही, ठीक है। फिर इसको कैसे, इसको मेंटेन करके कैसे रखोगे? तो वही रेगुलर एक्सरसाइज करो, योगा पोस्चर बताया जैसे आसन जिसको बोल रहे हैं, है ना। बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट को फॉलो करके हम इसको कर सकते हैं। इवन प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके आप अपनी बॉडी को अच्छे रख सकते हो। फिर इससे क्या होगा? इससे आपकी बॉडी नरिश हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी, है ना। और फिर क्या होता है? और आप जो अन्नमय कोश का है बेहतर तरीके से ख्याल रख पाओ, क्योंकि ये है, इसके यही बेकार हो जाएगा तो फिर अंदर तो जा ही नहीं पाओगे ना आप, है ना। तो ये तो एक जर्नी है, आपको पहले ही बताया कि मोक्ष प्राप्ति करना है तो बॉडी को तो आपको सही रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्राणमय कोश। प्राणमय का मतलब क्या है? दिस लेयर इज मेड ऑफ वाइटल एनर्जी, है ना। ये एनर्जी लेयर होती है, एनर्जी बॉडी है, ठीक है। यही एनर्जी है जो हमको जीवित रखती है। फिजिकल बॉडी तो समझ गए भाई, ये है। वो फिजिकल बॉडी को एनर्जी कैसे दे रहा है? जैसे मैं बोलूँ, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया, अब जैसे ये यहाँ पे कोई मशीन है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है ना,
वो क्या है, आपकी प्राणमय कोश है। जैसे हमारी बॉडी है, नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, आधे घंटे बाद वो दिख जाएगा आपको, फिजिकल बॉडी बस है, और उसके अंदर की सारी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि एक मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिना मशीन नहीं चल सकती, वैसे हमारी बॉडी प्राण के बिना नहीं चल सकती, है ना। तो प्राण मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी किस कंटेक्स्ट में, एयर, जो ब्रीदिंग वगैरह कर रहे हो आप। तो प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसीलिए प्राणायाम वगैरह रेगुलर करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी प्राण में एनर्जी बनी रहती है। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यू आर एनर्जाइजिंग एंड बैलेंसिंग योर प्राणमय कोश। प्रैक्टिस प्राणायाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक डीप बेली ब्रीदिंग, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, है ना, कपाल भाती। ये सब करने से क्या होता है, आपकी वाइटल एनर्जी का अच्छा फ्लो बना जाता है, आपकी बॉडी में एनर्जी बैलेंस बनी रहती है। ठीक है, तो ये सब लिख दिया। जितना ज़्यादा एनर्जी, जितना ज़्यादा लोग प्राणायाम करेंगे उतना ज़्यादा उनकी एनर्जी और काम रहेंगे वो। ठीक है, तो ये है आपका प्राणमय कोश। मनोमय कोश क्या है, मैंने आपको बताया, ये वो बॉडी होती है जो आपकी फिजिकल बॉडी में भी माइंड, इमोशंस, ये वो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं कि ये लेयर ऑफ माइंड एंड इमोशन है। यहीं पर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ चलती है दिमाग के अंदर, वो सब इसी बॉडी के कारण होती है। समझ में, इसको बोलेंगे मनोमय कोश। देखो इजी बहुत है, बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए और रट्टा मारना चाहिए, या ये आदि होना चाहिए, वहाँ पे सीधा आएगा, ये आपको सीधा सीधा आएगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पंचकोश इन योग। तो बस अब सब तो आपको याद है कि सर वो बताए थे आप, बाहर से अंदर जाना है, तो वो सब लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आप। नंबर आपको ये 5 के 5 नाम याद होना चाहिए, और उसके अंदर ये याद लिखना पड़ेगा आपको, ये मेंटल बॉडी है, इसका काम क्या है, समझ गया। फिर उसके बाद अगर आपके पास है तो ये सब लिख दो। अब जैसे ये है, अब जैसे मैं बोलूँ आपसे, मेंटल बॉडी को सही रखने के लिए आप क्या करते हो, आप, है ना, आप सोच विचार करते हो, है ना, माइंडफुलनेस होता है, एक्टिवनेस होती है। जैसे मैं एब्सेंट माइंडेड, है ना, कहीं पे भी कुछ रख दूँ फिर वही ढूंढता रहता हूँ। आज हेलमेट लगाया था, हेलमेट ढूंढ रहा था कहाँ। 2 बार मैंने दरवाज़ा खोला, 2 बार मैंने खोला, मेरे को मिल ही नहीं रहा था, मैं लेट हो रहा था, फिर मैंने देखा कि यहीं पे लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे माइंडफुलनेस होनी चाहिए, वॉचफुलनेस होनी चाहिए, है ना। मेडिटेशन से आप क्या कर सकते हो, अपनी मेंटल बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हो। ठीक है, तो माइंडफुलनेस, मेडिटेशन प्रैक्टिस, अपने दिमाग को काम रखना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना, इमोशंस को मैनेज करना, ये सारी टेक्निक से, इन सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अपने मेंटल बॉडी कर सकते हो। उसके अलावा ब्रीदिंग हो गया, मंत्र का मेडिटेशन करने से बहुत प्रभाव पड़ता है ना। इसीलिए सुबह आप देखो गायत्री मंत्र का चलन था, है ना, ये सब चीज़ों का है, ओम का बहुत ज़्यादा चलन है। ये सब क्यों है, ताकि इससे आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो वर्डिंग का अरेंजमेंट ऐसा होता है, वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं आपके दिमाग में। जैसे आप मंत्र पढ़ के देखना, है ना, उसको मन में नहीं पढ़ना रहता, उसको मंत्र को उच्चारण करना रहता है, और अपन तो सही उच्चारण कर भी नहीं पाते। लेकिन अगर आप सही उच्चारण कर रहे हो ना, उससे वो जो वाइब्रेशंस वगैरह, जो फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मंत्र के मेडिटेशन से, मंत्र के रिसाइटेशन से, है ना, ये सब चीज़ों से आपकी मेंटल क्लैरिटी आती है और आपका इमोशनल बैलेंस होता है। फिर विज्ञानमय कोश, है ना, यहाँ तक हमारी गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद हमारी गाड़ी, एक है सबसे बड़ा बैरियर ये, इसको अचीव करने के बाद आप सीधे कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन उसके बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको बहुत डीप मेडिटेशन करना पड़ता है ना। अभी आप आँख बंद करो 2 सेकंड, अभी तक आपको कोई थॉट नहीं आएंगे। जैसे ही आप मेडिटेशन करने के लिए सोचोगे 10 थॉट तुरंत आ जाएंगे, है ना। 2 सेकंड के लिए आप मेडिटेशन, मतलब यहाँ पे एकदम कंप्लीट एम्प्टीनेस हो जाए आपके दिमाग में। 2 सेकंड के लिए आपको कुछ थॉट ही ना आए, है ना, जिसको शून्यवाद बोल रहे हो आप, है ना, जिसमें जीरो, एकदम कुछ भी नहीं थॉट हो, कुछ भी ना पता, अपने बारे में भी कुछ नहीं। लेकिन आप देखना 3 सेकंड में भी आपको ऐसा नहीं हो सकता, है ना। और स्वामी विवेकानंद जी लोग यहाँ पे 15-15 मिनट, घंटों तक मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब इसका सीधा सा सिंपल ये है, डीप मेडिटेशन ये होता है, जैसे मैं बोलूँ सो रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं है ना, वैसे आप जागते हुए सो जाओ। मतलब ये मतलब कि जाग रहे हो आप और आपको कुछ पता नहीं, सोते समय हमको कुछ नहीं पता ना बाहर का। तो वैसे उस पोजीशन में अगर आप बैठे बैठे जागते हुए इस सिचुएशन में अगर आप उस स्टेट में चले गए, जो नींद वाली स्टेट होती है, वो हो जाएगी आपकी क्या। अब कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, वो अलग चीज़ है, वो मेडिटेशन नहीं है, वो तो सोना हो गया। मेडिटेशन में आप क्या कर रहे हो, एम्प्टीनेस, एकदम आप बैठ करके पूरा एकदम जीरोनेस पे चले जाओगे, वो कहलाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो विज्ञानमय कोश क्या है। ये लेयर है हमारा जो रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटेलेक्ट को और विजडम को। यहीं पर हम डिसीजंस लेते हैं,
है ना, हम डिसीजन लेते हैं, इंटेलेक्ट डिसीजंस लेते हैं, वो इसी कारण लेते हैं, ठीक है। फिर वही है, अब ये कैसे आप ये कैसे बना सकते हो, तो वही रीडिंग बुक ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ करके आप विज्ञान जो मैं कोश होता है उसको डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे जब भी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो जनरली यहाँ पर जैसे भगवत गीता, वेद, है ना, इसके अलावा अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो कोई भी बुक जो आपके इंटेलेक्ट को डेवलप करे वो सब आ जाता है, ठीक है। कल्टिवेट विजडम, जैसे सेल्फ इंक्वायरी, जैसे मैं बोलूँ आपसे, जो प्लेटो थे, सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस क्या बोलते थे, सेल्फ इंक्वायरी की बात करते हैं। भगवान बुद्ध भी क्या बोलते हैं कि भाई आपको कोई भी चीज़ों का जवाब चाहिए तो आप अपने आप से सवाल करो, है ना। डायलेक्टिक मेथड सुना होगा, डायलेक्टिक मेथड में आप क्वेश्चन करो, मैं कुछ पूछूंगा, आप कुछ आंसर दिए, फिर मैं उसी में क्वेश्चन करूं, तो एक कहीं ना कहीं जो कमी होगी वो निकलती जाएगी और अल्टीमेट एक चीज़ में आप पहुंच जाओगे, है ना। तो क्रॉस क्वेश्चन से, डायलेक्टिक मेथड से क्या होता है, आप कहाँ पे जाओगे, आप सेल्फ इंक्वायरी कर लोगे, अपने जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप सॉल्व कर सकते हो। तो सेल्फ इंक्वायरी है ना। देन उसके बाद वही है स्टडी स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, फिर कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आनंदमय कोश, आनंदमय बताया था ये इनर मोस्ट लेयर होगा। अब ये कोश ना अलग से आपको 2 नंबर में भी आ जाएगा, जैसे दे दिया उसने विज्ञानमय कोश। अब विज्ञान ध्यान रखना, यहाँ पे जी नहीं लगाते हैं, जे लगाते हैं, है ना, ये तो पता होगा आपको। जब भी ज्ञा लिखते हैं ना, ज्ञानी वाला, तो यहाँ पे हम जे लगा के लिखते हैं, जी नहीं लगाते। लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जे लगाओगे तो उसको लगेगा कि हाँ आप और ज़्यादा पढ़े लिखे हो। आनंदमय कोश मतलब इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्योर हैप्पीनेस और ब्लिस वाली स्टेज में हम पहुँच जाते हैं। और यहीं पर जब आप पहुँच गए ना, इस स्टेज में जब हम पहुँच जाते हैं तो यहीं पे हमारा कनेक्शन होगा किसके साथ, डिवाइन या फिर अल्टीमेट रियलिटी। मतलब वही हो गया, देखो सत लिखा था ना अभी, सत, अल्टीमेट रियलिटी को आप जान गए और उससे कनेक्ट हो गए, यही हो जाता है आपका क्या, आनंदमय कोश में, ठीक है। देन उसके बाद कैसे कर सकते हो आप आनंदमय कोश में, कैसे जा सकते हैं हम, तो उसके लिए बताया था मैंने आपको, डीप मेडिटेशन होगा, है ना, वो फिर आप कल हम पढ़ेंगे, जो अष्टांग पूरा योग है, पूरे 8 जो योग होते हैं उसको समझेंगे तो समझ जाओगे आप। फिर एक्सपीरियंसिंग डीप मेडिटेशन, ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, इस लेयर पे हम जा सकते हैं। फिर वही है क्या है, बाई सिक्वेंशली फोकसिंग ऑन ईच कोर्स थ्रू स्पेसिफिक प्रैक्टिस, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करनी है। उससे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं बोलूँ फिजिकल एक्सरसाइज करोगे काहे के लिए, अन्नमय के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम प्राणायाम या फिर प्राणमय के लिए। देन उसके बाद मेडिटेशन करा जाता है मनोमय के लिए। विजडम के लिए क्या चाहिए आपको, सेल्फ इंक्वायरी चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, सेल्फ इंक्वायरी चाहिए, खुद से क्वेश्चन करना है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल जैसे सोक्रेटिस हमेशा यही बोलते हैं, सुकरात को जब आप पढ़ोगे ना, अभी आपके उसमें दिया है एथिक्स में, तो उसमें एक डायलेक्टिक मेथड होता है, कुछ भी हो तो आप सवाल जवाब करो, सवाल जवाब करने से आपके जो भी अंदर की जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब का निवारण हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हो सेल्फ इंक्वायरी से हम विज्ञानमय की तरफ पहुँच जाते हैं, और फिर डीप मेडिटेशन से आप आनंदमय के उस पर पहुँचोगे। तो ये है पूरे 5 लेयर या पंचकोश जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ गए, इस डायग्राम को याद रखना है भाई, ये है आपकी फिजिकल बॉडी, यहाँ से यहाँ तक मेरे को जाना है, यहाँ पे अलग अलग लेयर्स आएंगी, है ना, ये 5 लेयर्स आएंगी आपकी, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 5वीं है। 5वीं मतलब आनंद में प्योर कॉन्शियसनेस। अब यहाँ तक जाने के लिए ना आपको पढ़ना है जो नेक्स्ट आपकी सिलेबस में दिया है, यहाँ पर आप जा कैसे पाओगे उसके लिए एक माध्यम है जिसको बोलते हैं जो अष्टांग योग है आपका, है ना, जो 8 योग है, 8 लिम्स, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 8 लिम्स ऑफ योग, योग के 8 लिम्ब हैं, उनको हम कल देखेंगे, 8 लिम्ब, ठीक है, क्या क्या है, ठीक है। योगा देख रहे थे, इसमें क्या देखा था सबसे पहले कि योगा का किस चीज़ में बिलीव करता है, ये इसका जो बिलीफ है सबसे इम्पोर्टेंट तो वही मैंने आपको बताया कि हमारा है माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, है ना, ये माइंड बॉडी स्पिरिट है, इसके बीच में क्या लाना है हमको, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, के बीच में इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना है, इसी को क्या बोल रहे थे हम, इस पे बिलीव करता था ये। देन एक चीज़ ये बिलीफ हम लोगों ने देखा था इसमें, ये बिलीव करता है पंचकोश पर,
पंचकोश पर। ठीक है, पंचकोश का मतलब क्या बताया था कि जो बॉडी होती है, बॉडी के पास 5 लेयर्स हैं या फिर 5 क्षेत्र हैं। ठीक है, ये देखा था हम लोगों ने। नाम बता सकते हो क्या? अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, और फिर लास्ट में ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपकी लेयर्स में होगी, है ना, मतलब अलग अलग लेयर्स हैं ये। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग है। ये है आपका अन्नमय है, देन उसके बाद मनोमय है, प्राणमय है, फिर मनोमय है, फिर आपका विज्ञानमय है ये वाला, और लास्ट में क्या है आपके पास, आनंदमय है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि युज क्या बिलीव करता है, ये बिलीव करता है कि जो आपके जो भी माइंड है और जो भी आपके सेंसेस हैं, माइंड या एंड सेंसेस जो भी हैं आपका, वो कहाँ है अभी, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन है इसका, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन है ना, इसका क्या है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन है। फिर क्या करा जाएगा इसको एक्सटर्नल से योग के माध्यम से हम क्या करेंगे, योग इसको क्या करेगा, इंटरनल लेके जाएगा, इंटरनल इसको लेके जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कि भाई योग के माध्यम से हम एक्सटर्नल से इंटरनल जाएंगे। एक्सटर्नल मतलब बाहर है, अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब हम कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हूं आप, ये है आप ह्यूमन, और ये उसकी फिजिकल बॉडी, ह्यूमन माइंड बॉडी या ह्यूमन के जो सेंसेस है वो एक्सटर्नली ओरिएंटेड है। इसमें योग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लेके जा रहे हैं कहाँ पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे। अब सेल्फ रियलाइजेशन पे लेके जाना है काहे के माध्यम से आपको, ये है आपका 8 लिम्स ऑफ योग। यहाँ पे आपको योगा के 8 लिम्स को फॉलो करते हुए हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। जब इस सेल्फ रियलाइजेशन में आप पहुँच जाओगे तो यह कौन सा स्टेट हो जाएगा, ये वही जिसको हम बोलते हैं सत, चित और आनंद वाला स्टेज। ठीक है, मतलब ये प्योर ब्लिस वाला स्टेज होगा, प्योर ब्लिस या फिर पीस, है ना। तो यहाँ पे आप इस स्टेज में पहुँच जाओगे, और जब इस स्टेज में आप पहुँच जाओगे तो यहाँ पे आपका यूनाइट हो जाओगे किससे, विथ हायर सेल्फ। ठीक है, तो हायर या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो ब्रह्म से। तो आत्मा और परमात्मा का जो हम यहाँ पे वो बात करते हैं मिलन की, तो ये है आपका आत्मा और ये है परमात्मा। उसको आप क्या कर दोगे, रियलाइज कर लोगे, है ना। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यही आपका कहला जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन वाला स्टेज। इतना हम लोगों ने कल समझा था, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, 8 लिम्स ऑफ योगा को फॉलो करना पड़ेगा आप। अष्टांग योग यहाँ पे दिया हुआ है आपके उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं अष्टांग योग क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है, योग है, इसमें आपको बताया था मैं। ठीक है, पंचकोश आपको समझा दिया था मैंने, पढ़ भी लिया था ना कल हम लोगों ने, पूरा देख लिया था ये। ठीक है,
फिर वही अगर इससे बोलेंगे पंचकोश का सिग्निफिकेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, तो भाई क्योंकि उसमें प्राणायाम की बात कर रहा है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो होलिस्टिक हेल्थ का आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, होलिस्टिक हेल्थ का डेवलपमेंट होगा, आपकी एक लाइफ होगी वो बैलेंस लाइफ होगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको कीवर्ड मैंने बोला था याद रखना। अन्नमय मतलब यहाँ पे आपको फिजिकल बॉडी से डील करेगा, प्राणमय एनर्जी बॉडी, मनोमय मेंटल बॉडी, विज्ञानमय विजडम बॉडी, और आनंदमय मतलब किससे डील कर रहा है, वो ब्लिस से डील कर रहे हैं। ये लेयर्स थे, ये मैंने आपको बता दी। ये फिर आपको समझाया था, एक होती है ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी जो सबसे ऊपर वाली बॉडी होगी, फिर उसके बाद सब्टल बॉडी, और उसके बाद कैजुअल बॉडी। समझेगा? तो ये अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ ये है, बाकी कुछ है ही नहीं योग के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने आपको समझाया था कल कि भाई हमको यहाँ से रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ की तरफ जाना है ना, यहाँ से हमको इधर की तरफ जाना है। हमारे पास फिजिकल बॉडी है जिसमें कौन रह रहा है, आत्मा रह रही है। ठीक है, ये है आपकी, कहीं पे भी बना देता हूँ, ये आपका सोल। ठीक है, अब इस सोल को आपको इस जर्नी में लेके जाना है। रियलाइजेशन किसका होगा, बॉडी का नहीं होता। रियलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हो, किसकी रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये आप रियलाइज करोगे कि रियलिटी सिर्फ ये है, सेल्फ रियलाइजेशन। वो सेल्फ क्या है, वो सेल्फ है आपका यही सोल, या फिर स्पिरिट बोल लो या फिर सोल बोल लो। ठीक है, इसका रियलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके स्तर बढ़ते जाएंगे, है ना, और यहाँ पे आप एक समय बाद डीप मेडिटेशन से आप कहाँ पहुँच जाओगे, प्योर कॉन्शियसनेस वाले स्टेज में, जो पीसफुल स्टेज होगा, ब्लिसफुल स्टेट होगा। ठीक है, उस स्टेट में हम पहुँच जाएंगे, और फिर उसके बाद आप पूछोगे हु एम आई, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो हूँ वो अलग हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 8 लिम्स ऑफ योगा क्या है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको, मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ऐसे थोड़ी चले जाओगे कि यहाँ ये कोई रास्ता है हम यहाँ से यहाँ चले जा सकते हैं, है ना। ये रास्ता तो है नहीं कि भाई एक रोड दे दिया आपको, बोल दिया बस 2 किलोमीटर चल के आगे लेफ्ट मुड़ जाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वही है अष्टांग योग। ठीक है, क्या अष्टांग योग में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे समझना, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में, है ना, यहाँ से इस जर्नी में, ये वाली जर्नी में 8 अष्टांग योग करना पड़ेगा आपको। ये क्या है आपका अष्टांग योग, नाम याद होना चाहिए आपको, है ना। वो एग्जाम में आपसे नाम पूरा सीधा पूछेंगे, अष्टांग योग के पूरे नाम बताओ आप। 2 नंबर में 8 पूरे नाम पूछेगा आपसे। ठीक है, और फिर 7 नंबर में आ जाएगा तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योग इन योग फिलॉसफी या योग दर्शन। तो फिर उसके बारे में 1-1, 2-2 लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले होता है यम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जिसको पहला जो होता है वो होता है यम। फिर दूसरे में आएगा नियम। ठीक है, यम, नियम, आसन, ठीक है, प्राणायाम। ठीक है, तो ऐसे करके आपके अलग अलग हैं, समझ लेते हैं कि करके। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे साइड में लिखा है देखो, अष्टांग योग या फिर 8 फोल्ड पाथ। ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव योग, सिस्टम ऑफ योग है, जिसको पतंजलि जी द्वारा इसको अपने योग सूत्र में इसको दिया गया है, और उसी को ही फॉलो किया जाता है। आप कोई भी देखो, कोई भी व्यक्ति जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा होगा वो इनको फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, फिर धारण, ध्यान और समाधि, ये 8 होते हैं। ठीक है, ये आपके सबसे पहला कौन सा है, यम है, पूछ लेगा आपसे पहला कौन सा होता है तो यम होता है, और लास्ट कौन सा होता है तो आपकी समाधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे एक समझ सकते हो इसको।
ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, ये स्टेजेस भी समझ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कई चीज़ें यहाँ पे पैरेलल चल रही है ना, ये तो बस आपको याद करने के लिए मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे यम को आपको नियम के साथ भी फॉलो करना पड़ेगा। अब मेडिटेशन कर रहे हो आप, वहाँ पे देखो मान लो प्राणायाम कर रहे हो, उस समय भी आपको यम और नियम ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। समझ रहे? जैसे इसको अंदर समझो तो समझ में आएगा आपको। जैसे मैं बोलूँ, सबसे पहला होता है आपका यम। यम मतलब होता है सबसे पहला पॉइंट योग की, मतलब आपको अगर मोक्ष की जर्नी करनी है ना, तो जैसे कि शंकराचार्य जी भी यहाँ पे बोलते हैं कि जो व्यक्ति मतलब मोक्ष के लिए इच्छुक है उसको एक टर्म दे दिया जाता है, जैसे कि जो भी व्यक्ति रियलाइजेशन करना है उसको अधिकारी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो अधिकारी के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने भी पूरा बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम योग की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने भी यही बोला है कि सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होती है आपके अंदर डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन काहे को लेकर के, आपको एथिक्स को लेकर के आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए। और वो कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो जो पंच महाव्रत आप पढ़ते हो जैनिज्म में, वही 5 चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। हर एक व्यक्ति को ये चीज़ तो पहले फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपने पढ़ा ही हुआ है, अहिंसा, ठीक है। अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है योग की जर्नी में, वो है आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। वैसे तो किसी को भी आप ये नहीं बोल सकते कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे इसका तो ब्रेकडाउन मतलब नहीं वो एक्सेप्ट किया जाता, ठीक है, योग की जर्नी में जनरली। क्योंकि इस जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डिटैचमेंट को लेकर के। और आप अगर इस नॉर्मल जो बॉडीली प्लेजर से ही नहीं डील कर पा रहे हो, तो आगे आप कहाँ सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता ही है अहिंसा के बारे में, ठीक है। सत्य बोलना है ना, नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी वगैरह नहीं करना है। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, और ज़बरदस्ती में दूसरों की चीज़ों पर नज़र नहीं रखना है ताकि वो सब मेरा हो जाए, ठीक है। तो वो अपरिग्रह की भावना यहाँ पे आपको रखनी है, ठीक है। तो इनको आपको, ये एथिकल गाइडलाइंस हैं जो हर एक समय आपको फॉलो करनी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी यम हो जाता है। तो ये यम जो है ना, यहाँ पे आप देखो ये मोरल गाइडलाइंस है, ये एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, या फिर बोल सकते हो आप मोरल गाइडलाइंस है, जो गवर्न करता है कि हम अपने बाहर की दुनिया से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें कीवर्ड याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि हम, ये किसके लिए जरूरी है भाई, एथिक्स क्यों जरूरी होता है। एथिक्स मेरे लिए तो है नहीं, मैं अपने आप के लिए नहीं, मैं जब किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं एनिमल्स के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में आपको ये अहिंसा किसके लिए बोल रहा है, वो अभी बोलना चाह रहा है कि दूसरों के प्रति, है ना, आपको वो दूसरों के प्रति अहिंसा नहीं करना। यहाँ पे आपको एनिमल हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझा गया। देन ट्रूथफुलनेस है, देन आपका नॉन स्टीलिंग, दूसरों की चोरी करोगे ना आप, तो यहाँ पे नॉन स्टीलिंग के लिए बोल रहा है वो। देन उसके बाद अब ब्रह्मचर्य इसलिए फॉलो करना है क्योंकि आपके सेंसेस को रेगुलेट कर रहा है फिर ये, ठीक है। देन उसके बाद अपरिग्रह, दूसरों की चीज़ों पे नज़र गाड़ के नहीं रखना चाहिए कि भाई सब मेरा हो जाए, जनरली इंडियन माइंडसेट ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ जो है, ये 5 चीज़ों को आपको, ये तो बहुत ईजी है क्योंकि वो जैनिज्म में जो पंच महाव्रत अनुव्रत पढ़ते हो वही चीज़ें हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप आ जाओ खुद के लिए, यहाँ पे बोला गया सबसे पहले जब आपका इंटरेक्शन होगा एक्सटर्नल वर्ल्ड से, तब आपको एथिक्स और मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। एंड देन उसके बाद अब आप खुद के लिए क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में यहाँ पे देखो रेगुलर शौच होना चाहिए, मतलब प्योर, आपको अपने आप को प्योर रखना है, ठीक है। तो ये काहे के लिए होता है नियम, पहले सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका पर्सनल अपने आप को सही रखने के लिए ये चीज़ें बोली गई है, ठीक है। यहाँ पे आवर बिहेवियर टूवर्ड्स आवर सेल्फ, ताकि हम क्या कर सके, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला जो होता है नियम जिसको हम बोल रहे हैं, यम तो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हो गया, है ना। यहाँ पे क्या होगा, नियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नियम में क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले जैसे कि आपको साफ सुथरा रहने की एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बोला गया कि रेगुलर आपको समय से नहाना चाहिए, है ना, साफ सफाई रखनी चाहिए बॉडी की, तो ये चीज़ हो जाता है। कंटेंटमेंट यहाँ पर क्या होता है, जो है अब ये नहीं कि जैसे मेरे पास है जो चीज़ ना, उसमें आपको संतुष्ट होना चाहिए, इसमें दूसरा जो चीज़ होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप सोचो, आप उस चीज़ में अगर फंसे रहोगे कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे को वो भी चाहिए, तो अब उस चक्कर में फिर आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी में आपका जो ध्यान एक जगह फोकस होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड जो चीज़ बोली जाती है वो क्या है, आपका कंटेंटमेंट या फिर संतोष होना चाहिए, ठीक है। इसी को जैसे वहाँ पे पंच विकार जब आप वहाँ पे पढ़ते हो,
गुरु नानक जी में जब एथिक्स में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इसी के लिए संतोष ना बोल करके वहाँ पे संतोख रहता है। उनके भी 5 वो हैं, एविल्स हैं, समझा क्या? जैसे आपने पढ़ा होगा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि कुछ क्वालिटीज होती हैं जो नर्क के द्वार होते हैं, 6 वो गुण होते हैं, बता सकते हो कौन कौन से हों? 6 हैं, वो तो सीधे सीधे आपके एथिक्स के पेपर में आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये 6 चीजें होती हैं, है ना, जो भगवत गीता में बोली गई है कि ये चीज जो है वो इंसान को मतलब उसके फॉल का कारण बनते हैं। ठीक है, तो वो वैसे यहाँ पे आप देखो, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि आपके पास मतलब एक कंटेंटमेंट की भावना होनी चाहिए, जो है उसमें आपको वो करना चाहिए, आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस जर्नी में चल रहा हो तो फिर आपको संतोष रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है ना, सेल्फ डिसिप्लिन आपको रखनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी। अब यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अब आपको वैदिक नॉलेज चाहिए, गीता का नॉलेज चाहिए। अब जैसे सोक्रेटिस क्या बोलते हैं, जिसे यहाँ पे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। सोक्रेटिस बोलेंगे नॉलेज इज वर्चू, है ना, एक स्टेटमेंट होता है, ये आपका सीधा सीधा मेंस में आ जाएगा, नॉलेज इज वर्चू। इसको समझो, नॉलेज इज वर्चू मतलब यहाँ पे क्या आता है, अगर आपके पास वर्चू मतलब होता है यहाँ पे सद्गुण, तो नॉलेज ही क्या है, आपका सद्गुण है। अब इसका एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई व्यक्ति भगवत गीता डेली पढ़ रहा है ना, यहाँ पे वो डेली पढ़ रहा है, तो आपको उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो जनरली ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब आपके पास नॉलेज होगा, आपको पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो फिर आप वो चीज़ नहीं करोगे जो आपको पता है कि गलत है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास सद्गुण आ जाएगा, समझा क्या? तो नॉलेज इज वर्चू, ये सोक्रेटिस का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वो इस स्टेटमेंट को मतलब आप एथिक्स में जब पढ़ोगे सोक्रेटिस के बारे में, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पास ज्ञान आ गया तो आपके पास वर्चू है ना। युधिष्ठिर का एग्जाम्पल ले लो आप, है ना, उनके पास ज्ञान था तो वो हमेशा वर्चुअस एक्ट करते थे, है ना, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, है ना। जैसे मैं बोलूँ रावण का एग्जाम्पल अब आप लो, दुर्योधन का एग्जाम्पल लो आप, तो उसमें क्या है, उसके पास नॉलेज तो है पर जरूरी नहीं है ना, कि ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन सोक्रेटिस तो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई जिसके पास नॉलेज होता है वो वर्चू है। जब क्रिटिसिज्म करोगे तो आप बता दोगे कि जरूरी ऐसा नहीं होता है कि वो है ना। जैसे वो होता है कि जब वो भगवत गीता के पहले क्या होता था कि जब युद्ध होने वाला था तो उसके पहले वो बोला जाता है उनसे कि भाई आप ये वाला जो गीता का ज्ञान है ये अर्जुन को ना दे करके उनको सीधे उनको क्यों नहीं बता देते, दुर्योधन को, तो युद्ध ही नहीं होगा। तो फिर वो एक बार कोशिश भी करते हैं उसको समझाने की, दुर्योधन की, तो पर वो वहाँ पे बोलता है कि मेरे को पता है कि सही और गलत क्या है, पर मेरे को सही करने में अच्छा नहीं लगता, मतलब मज़ा नहीं आता। तो फिर वो उनको कहाँ समझाएंगे, जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा तो फिर बात खत्म हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपके पास नॉलेज आता है तो आप वैसे ही क्या हो जाते हो, सद्गुण आपके अंदर आ जाता है। सद्गुण मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका ये हाई मोरल वैल्यूज होते हैं, हाई मोरल वैल्यूज होते हैं जो आपके मोरल, इसको टेक्निकल टर्म में मोरल एक्सेलेंस बोल देते हैं। अभी आप ज़्यादा मत जाओ इसमें, नहीं तो अभी इसी पे समझाना पड़ जाएगा ये सब चीज़ें। बस आप समझ लो आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, है ना, जो आपको आपके मोक्ष की तरफ या गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, समय समय पे स्वाध्ययन करना है, मतलब आपको पढ़ाई रेगुलर करनी है। किस चीज़ की पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पे अब योग की जर्नी की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बात करी जा रही है जो आपके दर्शन शास्त्र हो गए, समझा क्या, गीता हो गई, वेद हो गए, इनका रेगुलर अध्ययन करोगे। जब आप इनका रेगुलर अध्ययन करोगे तो आपको वेदों से आपका तर्क जन्म होता है। आपको पहले भी लास्ट में भी मैंने बताया था, उसमें से रीजनिंग आएगा आपके अंदर, है ना, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मैं जिस पाथ पे चल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, आपको रेगुलर क्या करना है, स्व अध्ययन करना है। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक बिलीफ होना चाहिए आप ये जर्नी क्यों कर रहे हो। ये जर्नी मोक्ष के लिए कर रहे हो ना, मोक्ष मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूनियन ऑफ सोल विथ गॉड, इसी के लिए हम कर रहे हैं। अब जब इसी पे बिलीफ नहीं है तो फिर आप कर ही क्यों रहे हो। तो इसलिए आपको सबसे पहली जो चीज़ होती है इसमें वो होता है सरेंडर टू हायर सेल्फ। उसके प्रति आपका क्या होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, और उस पर फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, तभी आप ये जर्नी पे, नहीं तो आपको हर कदम पे 100 तरीके के सवाल होंगे, फिर आप इधर कहीं भटक जाओगे, उधर भटक जाओगे, तो उस चक्कर में इसीलिए पहला यहाँ पे बोल दिया जाता है, यहाँ पे आपका सरेंडर टू हायर सेल्फ या फिर हायर पावर के पास आपके अंदर ये होना चाहिए। ठीक है,
एंड देन ये दो चीज हो गई, यम हो गया पहला, देन नियम हो गया, ठीक है। यम मतलब एथिकल, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जब इंटरेक्ट करोगे, एंड देन अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब अपने आप को प्रिपेयर करना है तो भाई रेगुलर साफ सफाई रखना है, आपको कंटेंटमेंट की भावना होनी चाहिए, डिसिप्लिन में आपको रहना है, सेल्फ स्टडी करना है, सरेंडर टू हायर सेल्फ करना है। अब जरूरी नहीं है कि सर ये याद करें क्या ABCDE इसके बाद FGHB है क्या, तो वो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, बस ये हेडिंग आपको याद रखनी है। सेल्फ डिसिप्लिन, इसके अंदर आप बता दो डिसिप्लिन किस किस के कंटेक्स्ट में, एक लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, या फिर पूरे याद है तो पूरे रट के लिख दो, नहीं भी याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना कि सेल्फ डिसिप्लिन दूसरा होता है, ठीक है, यम नियम। अब तीसरा होता है आसन, मतलब समझ में आ गया, फिजिकल पोस्चर की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमको डीप मेडिटेशन की तरफ जाना है। जब हम डीप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे तो आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना है ना, आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिजिकल योगा जो आप जनरली हम समझते हैं, जो अलग अलग तरीके से पोस्चर में बैठते हैं, भाई अलग अलग योग करते हैं, अलग अलग तरीके से हम बैठते हैं, है ना, तो वो सब क्या हो जाता है आपका, वही कहलाते हैं आसन। तो आसन मतलब यहाँ पे फिजिकल पोस्चर होता है। आसन क्या है आपका, रिफर टू फिजिकल योगा पोस्चर। ये क्यों होता है, ताकि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी का जो पोस्चर है और जो बैलेंस है वो सब बना रहे, इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है। ये नहीं कि आप बैठे और फिर आधे घंटे बाद आपको पीठ दर्द देने लगा तो आप 2 घंटे तक मेडिटेशन कैसे करो, तो पहले से ही आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, तो उसको बोल रहे हैं आसन, फिजिकल पोस्चर। इसमें आपकी जो, अब इसके बाद आप देखोगे प्राणायाम। आसन अगर अच्छा नहीं होगा तो प्राणायाम कर ही नहीं पाओगे। पहले फिजिकल बॉडी थी, देन उसके बाद हम लोग एनर्जी बॉडी थी। अब आपको एनर्जी चाहिए ना भाई, अंदर पूरी आपको बॉडी सस्टेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्रेक डाउन कराना है, उसके लिए फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए, प्राण चाहिए, जिसको हम प्राण, मैं जो अभी पढ़ा था, तो उस चीज के लिए मैंने आपको बताया कि ये बहुत जरूरी है कि आपको आसन का ज्ञान होना चाहिए, आसन का पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये आसन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, पोस्चर, इन सबको इंप्रूव किया जाता है, ताकि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी में वो क्या हो सके, अच्छे से प्रमोट हो सके, और आपका माइंड रेडी हो, काहे के लिए प्रिपेयर करता है माइंड को, काहे के लिए, मेडिटेशन के लिए। समझ गया, मेडिटेशन में आपको घंटों बैठना है ना, एक पोस्चर पे बैठना है, और आपकी प्रैक्टिस नहीं है, हैबिट नहीं है, और आप सोचोगे मैं 2 दिन तक बैठ जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा जो चीज होता है वो होता है आसन। सबसे पहला क्या हो गया, यम, दूसरा नियम, फिर आसन। अब यहाँ पे आ जाओ, इस बार का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा ना आप लोगों ने, एक आया था इससे, अष्टांग योग जो था 8 लिम्स में दे दिया था, पूछा था कि इनमें से इंटरनल कौन सा है और एक्सटर्नल कौन सा है, ये सब भी पता होना चाहिए आप, इसमें से एक्सटर्नल कौन सा है, इंटरनल कौन सा है, सब याद होना चाहिए आप, ठीक है। चलो अब आ जाओ प्राणायाम। प्राणायाम मतलब ब्रीथ कंट्रोल, काहे के लिए, प्राण एनर्जी के लिए, प्राण वाली जो बॉडी है, याद करो एनर्जी बॉडी है, उसको सस्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्राणायाम मतलब तो पता ही है आपको, डीप ब्रेथ लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे प्राणायाम इन्वॉल्व्स ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स, जिससे क्या होता है आपका ब्रीथ को कंट्रोल किया जाता है, और उसके साथ साथ फिर आपकी जो एनर्जी फ्लो होता है उसको चैनलाइज किया जाता है। उससे क्या होता है, आपका माइंड काम रहता है ना, आपका जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होता है, और आपके बीच में जो मैंने बताया, योग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, माइंड बॉडी स्पिरिट के बीच में बैलेंस बनाना। अब स्पिरिट तो बहुत दूर है ना, अभी तो स्पिरिट के पास आप जाने वाले हो, तो पहले माइंड और बॉडी के बीच में तो कनेक्शन बना लो, है ना। स्पिरिट तो पहचान गए तो फिर तो खत्म ही हो गया सब, वो तो अल्टीमेट जर्नी ही है आप, तो उसके पहले आपको माइंड और बॉडी के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, तो उनके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब करना पड़ेगा आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राणायाम का मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद आप आ जाओ प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब यहाँ पे क्या होगा, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, समझा गया। तो यहाँ पे विड्रॉल ऑफ सेंसेस का मतलब वही चीज जो मैंने आपको बताया था। अभी सारी सेंसेस आपकी कहाँ की तरफ ओरिएंटेड है, बाहर की तरफ ओरिएंटेड है ना, और वो उनका प्रवृत्ति ही है कि वो बाहर की तरफ ओरिएंट रहेंगी, है ना। वो इतनी पावरफुल होंगी कि आपका दिमाग पे नहीं चलेगा, वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब बताते हैं, वो इंद्रियां वाला वो एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं ना, वो रथ जो है आपकी इंद्रियां है, और जो उसका स्वामी है उसका माइंड है। तो उसके थ्रू अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो फिर तो आप इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इंद्रियों की प्रवृत्ति बनाए क्यों, नाक बनी है भाई बाहर के लिए, बाहर के स्मेल सेंसेशन के लिए, आंख अंदर के देखने के लिए थोड़ी बनी है, तो बाहर की चीजों के देखने के लिए बनी है ना। तो ये जितने भी सेंसेस हैं वो बाहर ही है, उनकी प्रवृत्ति ही बाहर, लेकिन उसमें से क्या करना है आपको। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि ये जो बाहर की चीज है ये आपको मोक्ष नहीं दिला सकती। मोक्ष दिलाना है तो इनका जो है, इन सबसे आपको विड्रॉ करना पड़ेगा अपने सेंसेस, समझेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, प्रत्याहार इज द प्रैक्टिस
ऑफ टर्निंग द अटेंशन इनवर्ड। यही वो चीज़ है जो पूरा योग बात करता है। मैंने आपको पहले दिन से यही बता रहा हूँ, कीवर्ड थोड़ा लाइन अंडरलाइन करते चलना, नहीं तो बाद में क्या पता आपको कि क्या लिखना है वहाँ। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, ये वीडियो तो रहेगी नहीं आपके पास हमेशा, है ना। तो इसीलिए जो जो कीवर्ड मैं यहाँ पे जो जो मार्क किया हूँ वो आपको कायदे से लिख लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बैठ करके बस प्रवचन टाइप सुन रहे हो, एक बार उसको देखना चाहिए आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है वहाँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि हमको भाई बाहर हमारी पूरी माइंड, और जब देखो माइंड अगर कंट्रोल में है तो सेंसेस कंट्रोल में है ना। अगर सेंसेस ही कंट्रोल में नहीं है तो आप तो सेंसेस के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हो। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई प्रत्याहार में हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम अपनी जो भी अभी तक हम बाहर की तरफ है, अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर की तरफ जाएंगे, पहले ये कर लो तब जा करके आप मेडिटेशन की तरफ पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रत्याहार में हम क्या कर रहे हैं, टर्निंग द अटेंशन इनवर्ड, और विथड्रॉ करते हैं अपने सेंसेस को फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। समझेगा? इससे क्या होगा, जब आप ये करोगे तो उससे क्या होगा, आप अपने किस पे कंट्रोल ला रहे हो, माइंड पे। कहाँ लिखा है ये, माइंड पे आपका कंट्रोल आएगा। अभी तक क्या हो रहा है समझो आप, देखो अभी तक योग क्या बोल रहा है कि ये हमारा सेंसेस है ना, ये सेंसेस है, इनका एक्सटर्नल ओरिएंटेशन है। ठीक है, और हमारे सेंसेस कंट्रोल करते हैं किसको, कंट्रोल करते हैं हमको, इंडिविजुअल। ठीक है, ये सेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन योग क्या बोलेगा, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एज पर योग क्या होना चाहिए, ये व्यक्ति है मतलब ये माइंड है। अभी हम सेंसेस के अकॉर्डिंग माइंड को अपने इधर उधर चलाते रहते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं, योग क्या बोलता है, आपको किस स्टेज में आना है, ये कंट्रोल करे इसको। समझा क्या, माइंड कंट्रोल करे किसको, सेंसेस को। योग क्या बोलेगा, भाई अभी क्या हो रहा है, सेंसेस का नेचर ही क्या है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन। तो सीधी बात है, वो अपने हिसाब से क्या करता है, कंट्रोल करता है माइंड को, और अपने प्लेजर को सीख करता है। लेकिन योग क्या बोल रहा है, योग बोलेगा कि माइंड शुड कंट्रोल सेंसेस, है ना। तो ये होगा, यहां पे लिख देता हूं, एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ जो हम जानते हैं वो ये है कि भाई, अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, ऐसे ही हो गया कि जैसे मान लो कि भाई अब आपको मीठा खाना है, अब तुरंत भगोगे कि नहीं मैं अभी जाके खा के आ जाता हूँ। कंट्रोल नहीं है रहता तो यही होगा, है ना। तो मैं जाके 2 खा के आ जाता हूँ। और वही अगर एक डायबिटिक वाला व्यक्ति होगा तो सोचेगा नहीं नहीं मैं अभी नहीं खा सकता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंट्रोल कर लिया अपने सेंस। और उससे भी अच्छा व्यक्ति कौन होगा, जिसको उसको अवेलेबल है, मिल भी रहा है, पता है कि मैं जा करके मेरे पास पैसे भी है, मैं जाके खा भी सकता हूँ, फिर भी वो नहीं जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं उसको, बोलते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों को व्रत रखना है। ठीक है, दोनों को व्रत रखना है, एक रहता है राजा और एक वहाँ का रहता है वो जो भिखारी होता है। तो भिखारी को भी व्रत रखना है, वो सोचता है, सुबह उठते हैं दोनों, सोचते हैं कि नहीं आज हम व्रत रखेंगे। तो राजा भी व्रत रखता है और वहाँ पे जो भिखारी भी होता है वो भी बोलता है कि आज मैं भी व्रत रखूँगा। तो लेकिन फिर वहाँ पे वो समझाते हैं, बोलते हैं कि दोनों के व्रत रखने में बहुत अंतर है। व्रत किसका यहाँ पे महत्व रखता है, राजा का। क्यों, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, वो जो चाहे वो बनवा सकता है, सारे उसके पास डिज़ाइन अवेलेबल है, फिर भी वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, तो उसका व्रत रखना मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो वैसे भी उसको 2-3 दिन में एक बार खाने को मिलता है, तो उसके लिए तो पूरा दिन वैसे भी व्रत वाला ही जाना है। तो अपने आप को बताना कि मैं व्रत रख रहा हूँ कोई मतलब का नहीं रह जाता। तो जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, वो अगर कंट्रोल करता है अपने डिजायर्स को तो वो महत्व रखता है, नहीं तो फिर वो किसी के लिए महत्व नहीं रखता। समझ गए? तो वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि अभी क्या होता है, सेंसेस कंट्रोल करते हैं हमको या माइंड को, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है ना। हेंस एक्ट्स अकॉर्डिंगली, और फिर माइंड भी हमारा उसी के अनुसार क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन योग क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे क्या पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ पे पढ़ा अभी अपन ने प्रत्याहार में, यहाँ पे पढ़ा है कि हमको अपना पूरा जो है अटेंशन है वो अंदर की तरफ क्या करना है, ट्विस्ट करना है, उसको घुमाना है। एंड देन उसके बाद हमको विड्रॉ करना अपने सेंसेस को एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से। तो इस प्रोसेस में यही तो बोल रही है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन है,
इस एक्सटर्नल ओरिएंटेशन को छोड़ो, ये सेंसेस कंट्रोल कब होंगे, जब आप माइंड को कंट्रोल करोगे। तो हमको अब अंदर की तरफ जाना, माइंड मतलब अंदर हो गया, तो अंदर की तरफ जाना है और इस स्टेट में आना है कि अब हमारी सारी एक्टिविटीज हमारे माइंड से होनी चाहिए, समझा गया। इसलिए माइंड को बहुत पावरफुल टूल बताया गया, समझा गया। माइंड पे अगर आपने कंट्रोल किया तो आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लोगे, है ना। तो योग में यही बोला है कि माइंड शुड कंट्रोल दी सेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये होता है आपका प्रत्याहार, जहाँ पे हम क्या करते हैं, विड्रॉल ऑफ सेंसेस को करते हैं, है ना। एकाएक नहीं होता है ना। अगेन वही बहुत सारे एग्जाम्पल वो देते हैं कि भाई अभी एक सेंस है, वो अभी फिर से भी वो हो जाएगा आपका, फिर से भटकेगा वो, लेकिन बार बार जब प्रैक्टिस में आ जाएगा, रेगुलरिटी में आ जाएगा तो चीज़ें हो जाएगी, है ना। मतलब वही हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रत्याहार में हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉल ऑफ सेंसेस कर रहे हैं, ठीक है। एक वो भी जैसे कि वहाँ आप देखो, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्जांपल देता हूँ मैं, तो वो एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति, जितने भी फुटबॉलर है वहाँ पे, हर कोई को रोनाल्डो बनना है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो रोनाल्डो बने, लेकिन वो फिर बोलते हैं कि मेरे जैसा डिसिप्लिन हर कोई कर नहीं पाता है। आप वो व्यक्ति जो फॉलो कर रहा है, वो सुबह उठता है 4 साढ़े 4 बजे उठ रहे हैं, तो आप वो चीज़ कर लो कि उसके बाद वो कुछ भी हो, हर सिचुएशन में एक टाइम वही एक्सरसाइज रूटीन करना, फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वही वो इंटरव्यू में बताते हैं कि भाई डिसिप्लिन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और डिसिप्लिन से ही आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल ऑफ सेंसेस कर सकते हो। उस व्यक्ति के पास जैसे जब सेलिब्रेशन होता है तो कितनी चीज़ें आती हैं, है ना, आपको शैम्पेन वगैरह सब दिया जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं यूज़ करते, है ना। वो मिठाई के नाम पे आप क्या नहीं खा सकता वो व्यक्ति, लेकिन वो नॉर्मल वाटर, है ना, और वो जो नॉर्मल वही जो कम नमक वाली चीज़ें हैं और मीठा बंद करके ये सब चीज़ें खा रहा है। वो खाने को तो कुछ भी खा सकता था वो, लेकिन वो क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ सेंसेस है उनका, है ना। तो वो नॉर्मल सा खाना, जबकि उनके पास हर कुछ वो अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी सेलिब्रिटी जिसके पास सब, वही मैं आपको बोल रहा था, जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो, फिर आप अगर बोलो कि मैं ये नहीं यूज़ करना चाहता, तब मायने रखता है ना। आपके पास है ही नहीं हो, फिर बोलो कि नहीं मैं तो इस तरीके का लड़का नहीं हूँ या लड़की नहीं हूँ, आपके पास वो है ही नहीं, तो आपकी बात ही खत्म हो गई। होती हो फिर आप अगर बोलते तो वो मायने रखती। तो वैसे ही यहाँ पर विड्रॉल ऑफ सेंसेस समझ में आ गया। दूसरा आप आ जाओ धारण। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है आपको। अब यहाँ पे आप देखो, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन था आपका, अंदर की तरफ जाना है, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास सिंगल पॉइंट पर किसी एक चीज़ पर फोकस करना तो सीखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं धारण, धारणा या धारण। यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो कंसंट्रेशन अलग चीज़ है और मेडिटेशन अलग चीज़ है ना। कंसंट्रेशन तो एक किसी चीज़ पर आप फोकस कर रहे हो, उसको बोल रहे हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन, इसकी बात कर रही है। यहाँ पे आप अपने दिमाग को फोकस करते हो किसी एक सिंगल पॉइंट पर, जैसे कि कोई मंत्र हो सकता है, कैंडल का फ्लेम हो सकता है, ब्रीथ हो सकता है। जनरली देखो, अब योग जब कराया जाता है आपको, तो आपको ब्रीथ करने के लिए बोले जाएगी, डीप ब्रीथ लेना है और उस पर ध्यान रखना है कि कब आप इनहेल कर रहे हो, कब आप एक्सहेल कर रहे हो, उस पर कराया जाता है ना। त्राटक करते हो, आप कैंडल रख लेते हो सामने और उस पर आप फोकस करते हो, ठीक है, वो त्राटक बोलते हैं, इसमें है अभी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कैंडल फ्लेम पे आप कर रहे हो। कई लोग सिर्फ मंत्र पढ़ते हैं और उस मंत्र पे फोकस रखते हैं, बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं रखेंगे। जब इससे आप करोगे ना, तो इससे क्या होगा, जैसे वो माला क्यों जपते हैं ना, जो अपन माला लेके आते हैं, वो 108 बार जो आप जप रहे हो, वो क्या है आपका, वो मेडिटेशन नहीं है, वो आप क्या करो, कंसंट्रेशन कर रहे हो, है ना। तो उसी मंत्र को बार बार रिपीट कर रहे हो और उसको आप बार बार रिसाइट कर रहे हो, वो आपका एक कंसंट्रेशन है, सिंगल चीज़ पे, उस मंत्र पे कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, मंत्र पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं, त्राटक करते हैं जिसमें कैंडल फ्लेम पे कंसंट्रेशन कर सकते हो आप। कई लोग एक सिंगल पॉइंट को देखते रहते हैं, जैसे कि दीवार है, मैं सुबह उठूँ और सामने इसी को देखता रहूँ बहुत देर तक, तो वो क्या हो गया, वो भी आपका कंसंट्रेशन। अब ये हर कोई, अब जैसे कि अब मेरे को चश्मा लगा है, मैं अगर ये करूँगा तो और मेरे आँख चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसके लिए भी फिर उसमें भी वो होता है, आपको सुपरविजन में करना पड़ता है। तो जैसे कि ये आँख खराब है आपकी, तो आप ये सब नहीं कर सकते, मतलब ये तो नहीं कर सकते कैंडल फ्लेम वाला मंत्र, आप आँख बंद करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ब्रीथ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने वाली जो चीज़ है उस पर नहीं करोगे आप, स्ट्रेस आएगा फिर आपकी आँख में, ठीक है। तो ये सबके लिए भी नहीं है। तो अब आप मंत्र नहीं, ये नहीं देख सकते कैंडल फ्लेम, तो मंत्र आँख बंद करके मंत्र पे फोकस करो या फिर ब्रीथ पे फोकस करो, सबके लिए अलग है। देन उसके बाद आता है, आप यहाँ पे कर रहे हो आप मेडिटेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको अनइंटरप्टेड, यहाँ पे देखो, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अवेयरनेस एंड कंटेम्पलेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है,
अब आपको लंबे समय तक वही जो मैंने आपको बताया, बाकी सब चीज़ों को भूल करके एक चीज़ों पर आपका ध्यान रह जाए, उसको क्या बोल देंगे, मेडिटेशन, है ना। एम्प्टीनेस जिसको बोल रहे हैं, जीरोनेस। रियल में तो मेडिटेशन का जो मतलब होता है वही मैंने आपको बताया, जो नींद की स्टेट में हो और वही आप बैठे बैठे अगर कर लिए तो वही हो जाता है मेडिटेशन। समझा गया? ठीक है। तो यहाँ पे अब डीप मेडिटेशन में क्या, देखो जब आप इसको मेडिटेशन करते हो तो आपका फोकस वगैरह बढ़ता है ना, आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है अपने बारे में, है ना। आप सिर्फ उन चीज़ों पर तर्क करना करोगे, जब आप सोचोगे मेडिटेशन करोगे तो बाहर ये वाली चीज़ों पे भी नहीं सोचोगे कि यार आज क्या होमवर्क दिया था, क्या क्या आज पढ़ना था, ये सब चीज़ें नहीं। उस समय बस आप अपने आप को कनेक्ट करना है किससे, हायर सेल्फ से। तो उन सारे एस्पेक्ट्स को ही आप क्या कर रहे होगे, उस पर अवेयरनेस अपनी ला रहे होगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड रियलिटी के लिए होता है। यहाँ पे आपका फोकस बढ़ता है और धीरे धीरे करके ये मेडिटेशन डीप मेडिटेशन में जाएगा, है ना। और जब डीप मेडिटेशन में चले गए आप तो उस स्टेज में स्टेट ऑफ वननेस होगी। स्टेट ऑफ वननेस मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया था, आत्मा परमात्मा और दोनों के बीच में इंटीग्रेशन होगा। उस स्टेज में आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। समझा गया? तो ये फाइनल स्टेज होता है जिसको बोलते हैं समाधि। समाधि मतलब ये अल्टीमेट गोल होता है ऑफ योग। यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा किसका किसका, यूनियन हो जाएगा किसका, विथ डिवाइन या फिर हायर कॉन्शियसनेस। आपकी जो कॉन्शियसनेस है हायर कॉन्शियसनेस के साथ यूनाइट हो जाएगी इस स्टेज में। तो समाधि क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हो आप, ट्रांसेंडेंट कर सकते हो इंडिविजुअल सेल्फ और एक्सपीरियंस कर सकते हो यूनिटी एंड ब्लिस। ट्रांसेंडेंट मतलब होता है अभी इस दुनिया में जो आप जान रहे हो उससे भी बाहर चले जाओगे आप और बाकी के जो चीज़ें वो समझ जाओगे। आपने वो पढ़ा होगा उनका अरविंदो घोष का इंटीग्रल योग। इंटीग्रल योग में जैसे ये सब करने के लिए उन्होंने एक योग बताया है, तो उसमें बोलते हैं कि जब आप इस स्टेज में पहुंचते हैं ना, आप सुपर ह्यूमन वाले स्टेज में पहुंचते। लूसी मूवी देखी है किसी ने? लूसी मूवी देखी है? नहीं देखी है तो अगर टाइम मिले तो जरूर देखना। लूसी मूवी में क्या होता है कि वो कॉन्शियसनेस उसका बहुत हाई हो जाता है ना, वो अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगती है। उस स्टेज में आप पहुंच जाओगे, मतलब ये नॉर्मल नहीं रहता फिर व्यक्ति, है ना, उसके एक ऑरा क्रिएट हो जाता है उस व्यक्ति का। अब इमेजिन करो भगवान बुद्ध आपके सामने रहे, है ना, वो कैसा स्टेज में होंगे, उनके पास एक अलग, यहाँ पे आप देखो ये ट्रांसेंडेंट कर देंगे वो आपसे सारी लिमिटेशंस को। जो एक इंडिविजुअल है, आप हम सब नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन अब यहाँ पे भगवान बुद्ध अगर खड़े होंगे तो हम सब इंडिविजुअल का जो एक लिमिट होती है उसके बियॉन्ड है वो, है ना। तो वो हमारी जो इंडिविजुअल है, हमारा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, इन सब से बहुत बियॉन्ड चले जाएंगे वो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यूनाइट कर लोगे किससे, अल्टीमेट जो आपका ब्रह्म है उनसे। और उस स्टेज में क्या होगा, प्योर जॉय होगा, प्योर ब्लिस होगा। समझा गया? तो ये अलग अलग स्टेज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काहे के लिए होते हैं ये पूरे के पूरे जो आपके पाथ दिए गए हैं, 8 पाथ, ये आपके सेल्फ डिस्कवरी के लिए है। पहले आप अपने आप को डिस्कवर कर लो, फिर उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, है ना। फिर उसके बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा, इनर पीस मिलेगा और सेल्फ रियलाइजेशन होगा। तो अल्टीमेटली हम कर किसके लिए रहे हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कर रहे हैं। तो भैया यहाँ से आपको यहाँ तक चलना है, ये देख लो आप। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि लिखोगे क्या, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है ये, एथिकल गाइडलाइंस, है ना, ये एथिकल प्रिंसिपल्स जो फॉलो करना है आप, ये एक कीवर्ड है। और फिर अंदर आप लिख दो, अंदर आपको पता है क्या लिखना है, नियम में क्या लिखना है आपका, सेल्फ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। फिर आसन में क्या लिखोगे, फिजिकल पोस्चर याद होना चाहिए आपको, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फिजिकल पोस्चर, ठीक है। फिर प्राणायाम में बताओ क्या लिखा था, ब्रीथ कंट्रोल, यहाँ पे आपका ब्रीथ कंट्रोल होगा। फिर प्रत्याहार में विथड्रॉल ऑफ सेंसेस। फिर धारण में क्या है, धारण में सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन। फिर ध्यान मतलब होता है मेडिटेशन, मेडिटेशन करना, वो भी अनइंटरप्टेड। ठीक है, यहां तक तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ना, यहाँ पे जो सेल्फ डिसिप्लिन है, इसमें जब एक चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं, देखो आप नियमित शौच तो कर लोगे, वो साफ सफाई वाला भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रह्मचर्य आएगा ना,
तो फिर सब यहाँ पे फेल। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है ये इतना बड़ा बैरियर है। और सोचो योग इसको बहुत वो मान रहा, हम तो यहीं से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, वो तो अभी अर्ली स्टेज में है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने, समाधि मतलब यहाँ पे यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन वाला स्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका अष्टांग योग। अष्टांग योग जब ये सब करोगे आप, तब जाकर के याद करो फिजिकल बॉडी से आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाओगे। और सेल्फ रियलाइजेशन कर लिए मतलब सच्चिदानंद वाले स्टेज में पहुंच गए। सच्चिदानंद वाला स्टेज मतलब यूनियन विथ हायर सेल्फ। ठीक है, तो ये आपका है, ये कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको। और पढ़ सकते हो, पढ़ लो खुद से क्या लिखा है ये। मेडिटेशन कैन स्टेबलाइज इमोशनल चेंजेस एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ वाइटल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। कई बार देखो, कई लोग क्या होता है दिमाग से मतलब इतने स्ट्रांग होते हैं, उनको दवाई वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। एक वीडियो वगैरह देखा होगा आपने, अभी बीच में वायरल हो रही थी। योगी थे हिमालय के, बिना कपड़े में थे और वो इतनी ठंड में वहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा क्यों हो सकता है ना? कुछ तो होगा ना। आप जा रहे हो वहाँ पे इंडियन आर्मी भी खड़ी है, वो एकदम जैकेट में है, सब कुछ है। आप जा रहे हो पूरे जैकेट में, और वो जो योगी हैं वो बिना कपड़े के हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा है। आप जाकर के अलग डिस्टर्ब कर दिए कि बाबा क्या कर रहे हो। ठीक है, वो अपने ध्यान में थे। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं तो कुछ ना कुछ पावर तो होगी ना, इसीलिए ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, पता ही है आपको, 21 जून को। Studies have shown that meditation not only regulates the function of sense organ but also strengthens the nervous system। वो तो करता ही है, क्योंकि मेडिटेशन से मैंने आपको बताया था, वो बताया था ना, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके भैया ने इस्कॉन ज्वाइन किया था, बताया था नहीं बताया? एक स्टूडेंट था मेरा, मतलब है, तो उसके भैया हैं, वो घर छोड़ करके इस्कॉन ज्वाइन कर लिए हैं। तो बताता था कि भैया पहले पढ़ते थे, एवरेज बच्चे थे वो स्कूल में, तो कॉलेज में भी ऐसे ही पास हुए हैं। तो बताता था कि भैया जब पढ़ते थे तो बड़ी मुश्किल से उनको कोई चीज़ याद होती थी और वो बहुत स्ट्रगल करते थे। फिर अभी क्या होता है, जब ये अभी उनको हो गए होंगे मेरे हिसाब से 3-3.5 साल हो गए होंगे, तो तब से वो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य के बाद वो बताता है कि अब भैया एक जैसे अब उनको पूरी वो याद है, पूरी भगवत गीता याद है ना, वेद पढ़ते हैं वो। आप उनसे जो पढ़ते हैं ना वो लोग, उनसे आप श्लोक वगैरह पूछो, ऐसे कंठस्थ याद होते हैं उनको सब कुछ। 1-2 बार पढ़ते हैं और उनको सब याद हो जाता है। तो बता, जब मैं ये पढ़ा रहा था तो वो बता रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा, मतलब रियल में उसने देखा। ये जानती होगी श्रेयांश, एक बच्चा है, ये लोग पहले पढ़े हैं मुझसे, तो एक बच्चा है, वो उसके भैया ने ज्वाइन किया था। तो वो बताता है कि एकदम रियल उसका देखने का एक्सपीरियंस, सीधा वो बताता है कि सर कुछ नहीं, वो बस ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा चीज़ वो फॉलो करते हैं इस्कॉन वाले। रेगुलर ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, फिर वो 3.5 घंटे का माला जप करते हैं, है ना, नहा करके सब कुछ करके। तो ये बहुत सारा इसमें चीज़ें फॉलो करते हैं वो। तो बता रहा था, जैसे इसमें लिखा है ना कि आपकी जो मेंटल, कहाँ पे था वो, इसी में था ना, ये देखो, नर्वस सिस्टम और आपका जो मेंटल स्टेट है ना, उसको पूरा स्ट्रेंथन करता है ये। उसने खुद बताया था मुझे। अभी मैंने तो खुद मिला हूँ उनसे, आप उनसे जाओ मिलो, अलग ही आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब आप पूछ लो कोई सी भी चीज़ें, सब याद रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं आपकी। तो ये अष्टांगिक योग है। ठीक है, अष्टांगिक योग हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, ये क्या है आपका, अब ये षट कर्म का क्या कंसेप्ट है, षट कर्म का कंसेप्ट समझ लो। वहां पे पंच कर्म था आयुर्वेद में, यहाँ पे षट कर्म है। अगेन वहां पे क्या कर रहे हो, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो, यहाँ पर भी आप अपनी बॉडी से इंप्योरिटीज को हटा रहे हो। वो आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है, पंचकर्म कराए जाते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या है, षट कर्म। तो षट कर्म मतलब 6 क्रियाएं हैं, षट मतलब 6 होता है, तो यहाँ पे षट कर्म मतलब यहाँ पे 6 क्या है आपके पास, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जनरली योग में कराई जाती है। जब ये, इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो क्लीन होता है, माइंड होता है, और आप क्या कर सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो आगे की जर्नी के लिए। जैसे मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है आगे, आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो समय समय पे ये कराया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी काम ना करे और आप इस जर्नी में बीच में ही कहीं रुक जाओ। तो इसलिए क्या कराया जाता है आपको, षट कर्म, यहाँ पे क्रियाएँ 6 क्रियाएँ हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पे सफाई करी जाती है बॉडी की, है ना, जो भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं या फिर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन सबको हटाया जाता है।
इसलिए इसका नाम क्या है, षटकर्म। वहाँ पंचकर्म था, यहाँ पे षटकर्म है। तो 6 क्रियाएं क्या है, सबसे पहला होता है नेति, है ना। नेति मतलब क्या होता है, नाक की सफाई करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, आपके नाक में म्यूकस है, पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको हटाया जाता है। तो इसमें कई तरीके की प्रोसेस होती है, वो आपकी जैसे जल से कर सकते हो आप, है ना, ऑयल से भी कर सकते हो आप, कई बार वो रस्सियाँ होती हैं, थ्रेड्स होती हैं, उनसे करी जाती है। इस डायग्राम को देखो तो शायद समझ में आ जाए। आप एक ही डली है ना, जैसे ये है आपका नेति है। नेति में अब जैसे मान लो कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है ना, नाक में सांस नहीं आती, जब अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ऐसी चीज़ों को सांस सबसे कॉमन है ये आपका, जिसको बोलते हैं जल नेति, है ना। एक नाक से आपको थोड़ा सा लूक वार्म डालना है, हल्का सा गर्म पानी, और दूसरे से वो निकलेगा या फिर मुंह से निकलेगा वो आप, ठीक है। तो ये आप करी जाती है, क्या इसको बोलते हैं नेति, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं हम नेति। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 हैं, जिसमें पहला क्या है आपका, नेति हो गया, है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बना दूं मैं, ये ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी में आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला ये है, एक है। अब इसमें ऑर्डर नहीं है कुछ, जो भी आप लिख सकते हो। नेति जो है, ठीक है, यहाँ पे ऑयल हो सकता है, या फिर आपका थ्रेड हो सकता है, या फिर सिंपल आपका वाटर हो सकता है। मोस्ट कॉमन है वाटर, तो जल नेति बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या किया जाएगा, एक नाक से, ये देख रहे हो आपका पॉट होता है, पॉट हो सकता है, पॉट नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हो, है ना। हाथ ले करके बंद करके खींचना है, आप दूसरे से छोड़ना है, आपसे नहीं बनेगा, मतलब प्रैक्टिशनर के उससे पहले सीखना पड़ता है, फिर करोगे। आप जाकर करोगे तो 2-3 घंटे तक खांसते रहोगे, क्या होगा, ठीक है। ये हो गया नेति, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला, ठीक है। देन उसके बाद आप आ जाओ नेति में, एक बार रीड कर लो क्या लिखा है, अपने नोट्स में रीड करो, डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा है। और ये याद नहीं रखना है आपको, है ना, कि सर ये वाला याद रखना, बस एग्जाम्पल के तौर पर बता देना कि इसमें ऑयल बेस्ड होता है ना, आपका वाटर बेस्ड हो सकता है, वाटर बेस्ड को जल नेति बोलते हैं, है ना, या फिर थ्रेड बेस्ड हो सकता है, रस्सी होगी, कपड़ा होता है एक बहुत कोमल सा, इधर से डालते हो आप, इधर से निकल जाता है। कई लोग सांप डाल लेते हैं इधर से और इधर से निकाल लेते हैं। त्राटक तो मैंने आपको बताया अभी। त्राटक मतलब क्या होता है, कोई भी सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट पे बहुत देर तक देखना, क्या कहलाता है आपका, त्राटक कहलाता है। तो त्राटक आपको समझ में आ गया। ये तो सबने देखा होगा, रामदेव बाबा जी को करते हैं नौली, है ना। इसमें पेट को आप ये मसाज करवा रहे हो आप, है ना, एब्डोमिनल, ताकि वो आपकी पेट की सफाई अच्छे से हो, ठीक है। ये नौली हो गया। फिर उसके बाद त्राटक हो गया। अब यहाँ ये सूत्र नेति मतलब क्या होता है, रस्सी डाल रहे हैं, देखो आप, है ना। सर्प नेति होता नहीं है, बाकी आपने देखा होगा कई भी जगह, ठीक है। त्राटक हो गया, समझ में आ गया, त्राटक, नौली समझ में आ गया। अब आ जाओ वामन। वामन में क्या किया जाता है, आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये पूरे सिस्टम को क्लीन किया जाता है। तो इसमें आपसे क्या करा जाएगा, उल्टी कराई जाएंगी, समझ में आ गया। तो उंगली डाल करके रस्सी डाल देंगे अंदर, कपड़े जैसे ये देखो ये कर रहा है, बस से यहाँ से आपका कर रहा है, वो डालोगे और फिर उसके बाद वो जाएगा, फिर उसको निकाल लोगे तो ये जो आपके क्या बोलते हैं, ईसोफेगस और ये सब में जो भी आपका कचरा हुआ वो सब निकल जाएगा, ठीक है। बहुत कॉमन चीज़ थी, पहले लोग करते थे, लेकिन आजकल, ठीक है। तो ये देख लो आप, क्या क्या चार कितने देख लिया हम लोगों ने, देखो ये देख लिया नेति, ये देख लिया धोती। धोती मतलब होता है आपका वही जो आपको बताया था मैंने, साफ सफाई करना किसकी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देन उसके बाद आपका नौली बता दिया। बस्ती पहले भी बताया था मैंने आपको, कोलोन का क्लियर करना, एक वो कौन सी बताया था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीमा थेरेपी, जो एनीमा जो करते हैं, ठीक है। कोलोन में वाटर लिक्विड इंसर्ट करेंगे, थोड़ी देर में आपका पेट अलग से होने लगेगा, गुड़गुड़ टाइप का होने लगेगा, फिर उसके बाद सारा सामान बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं आप, बस्ती बोलते हैं उसको, ठीक है। कपालभाति पता है आपको, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, है ना, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, बहुत तेजी से छोड़ते हैं, देन खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, कपालभाति। त्राटक आपको बता ही दिया मैंने। ये 6 हैं, 6 के 6 नाम याद रखने, आप मिक्स मत कर देना, है ना। उसका वो मेरे को लग रहा है कि आप उसमें यहाँ पे आप फंसोगे।
आयुर्वेद का पंचकर्म के अलग से ही आज जाकर के एकदम अलग से ही रट लेना, उसको 5 में वही नाम लिखना। षटकर्म बोलेगा तो अब जैसे बोल दिया उसने कि पंचकर्म आएगा, तो आप पहले बताओगे कंसेप्ट रिलेटेड टू किससे, आयुर्वेद से। अब वहाँ पे लिख दिया आप पहले ही आकर के कि योग से, तो फिर हो गया, खत्म हो गया, वो समझ गया कि अब आगे तो फेंका ही होगा सब। तो इसीलिए पहले ही आपको पता होना चाहिए कि षटकर्म किससे रिलेटेड है, आपका योग से रिलेटेड है, ठीक है। तो योग में क्या किया जाता है, तो 6 जो क्रियाएं हैं वो मैंने आपको बता दी। सिग्निफिकेंस क्या है आप बता सकते हो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब भाई नाक साफ कर रहे हो तो कुछ साफ होगा क्या, आपका मेंटल स्टेट से भी आप सही होगे। दूसरा, साइनस जैसी प्रॉब्लम है उनसे सही रहोगे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो होती हैं वो सब सही होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो फिजिकल प्यूरिफिकेशन होगा, आप पहले बात तो साफ सुथरे रहोगे। दूसरा क्या है, आपकी ब्रीदिंग एनहेंस होगी, एनर्जी, हम वही बताया जिम क्यों जा रहे हैं, ब्रीदिंग करने के लिए, है ना। जितना ज़्यादा ब्रीदिंग होगा उतना ज़्यादा सेल्स एनर्जी लेंगे और आपका फैट लॉस वगैरह होगा। तो वही है, ये क्या होता है, जब हम ब्रीथ बहुत तेज़ी से करते हैं तो हमारे यहाँ एनर्जी फ्लो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। फिर इंप्रूव होता है डाइजेशन, मेंटल क्लैरिटी होगा, त्राटक करोगे तो सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन। अभी बोलते हो सर याद नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं, मन नहीं लगता, तो वो सबके लिए क्या है, आपका त्राटक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद और फिर लास्ट में तो ये कराया क्यों जा रहा है, तो आपको पता है हायर प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में ये जरूरी होता है, इसलिए इसको कराया जा रहा है। तो बाकी तो अपने से फेंकना ही है आपको, तो ये आप देख लो। ये हो गए आपके षटकर्म। षटकर्म डन, समझ में आ गया ना। एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, लेकिन नेट ही नहीं है इसमें, मेरे पास डेटा नहीं है। अच्छा, उसको देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आप। ये वन से 9 करेक्ट हो गया। Reduce your blood sugar. Use a proven method like Horlicks Diabetes Plus. It is clinically proven to reduce blood sugar from day one. Namaskar. Today we shall embark on a journey to explore the profound and ancient practice of Shat Kriya, also known as आ रही है आवाज आपसे? These sacred yogic practices have been passed down by the
Third, now many of us lead sedentary lifestyle that can contribute to poor digestion, sluggish metabolism, and weak abdominal muscles. Now the yogic practice that involves moving the abdominal muscles in a circular motion, which helps to tone and strengthen the muscles of the abdomen. This helps improving digestion and stimulates digestive system. Now helps toning your abdominal muscles. Fourth, firstly, today's lifestyle and diet and long sitting all the time can lead to an accumulation of toxins and waste in the body, particularly in the large intestine or colon. This busting or colon cleansing helps to remove impurities and waste, leading to improved digestion and overall health. Busting can be performed using a rubber catheter and a saline solution. It is crucial to practice this kriya, and so should be learned under the guidance of experts. Fifth, Kapalabhati. Stress and anxiety are very common issues in today's world, and they can impact person's mental and physical health. Kapalabhati or skull diving breath is a breathing practice which helps cleansing the sinuses on the skull. It oxygenates the blood, improves focus, leading to reduced stress and mental clarity. Kapalbhati involves inhaling and exhaling short breath rapidly, like this. Person can do 30 rounds of this Kapalbhati and then take a long breath in and then breathe out and relax. So do this morning as well as evening. समझ में आ गया? अब देखो ये हेल्थ का टॉपिक है तो हेल्थ की ज़रूर चीज़ें लिखना उसमें, है ना, कि जैसे ये वाला आप बता रहे होगे कि कपालभाति के बारे में लिख रहे हो तो उसमें बताना पड़ेगा आपको कि ये सिग्निफिकेंट है काय के लिए, तो बताओ स्ट्रेस है ना, डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों के लिए, है ना, ब्रीदिंग जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए आपको ये सब बताना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ का टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस आपको पता है आएगा, किसी का भी सिग्निफिकेंस पूछे आप लिख सकते हो ना। अब ये 2-2 नंबर में आएगा, मान लो वहाँ पे नॉल ही लिखा है तो आप फिर वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसमें लिखोगे कि इट इज़ वन ऑफ द 6 षटकर, कहाँ से फिर बताओगे ऑफ योग, उसमें बताना पड़ेगा, फिर बताओ इसमें किया क्या जाता है। ऐसे करके आपको वो 2 नंबर में ये नाम कुछ भी दे देंगे, समझ में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये आयुष के कौन से सिस्टम से है। अब जैसे मान लो आपको मैंने वहाँ पे ह्यूमर्स लिख दिया तो फिर वहाँ पे आपको पता होना चाहिए भाई ये किसका कंसेप्ट है ना, तो ऐसे करके आपको सब पता होना चाहिए, ठीक। कंसेप्ट ऑफ षटकर्म ये है। कंसेप्ट ऑफ मुद्रा बस लास्ट बचा है ना योगा में, देखो एक बार अपने सिलेबस में, और भी है कुछ योग में, नहीं है, यही है। कंसेप्ट ऑफ मुद्रा है। अब मुद्रा के बारे में नोट्स दे दिया मैंने आपको, कुछ समझाने का है नहीं, आपको सब पता है योग मुद्रा क्या, मुद्रा किसको बोलते हैं, है ना, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है, मुद्रा क्यों करते हैं, तो वही फ्लो ऑफ एनर्जी है बॉडी और माइंड के लिए। नोट्स पूरा दे दिया है। हस्त मुद्रा होता है ना, फिर ऐसे करके सब बहुत सारे मुद्रा दिए हैं। फंक्शंस क्या है इन मुद्रा क्यों करी जाती है वो सब आप पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो मुद्रा भी कई तरीके के होते हैं, उसको क्वेश्चन आएगा नहीं पर फिर भी दे दिया मैंने, आप देख लेना। चलो ये योग खत्म हो गया है ना, देख लो सिलेबस में एक बार, योग हमारा डन हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं अगले की तरफ। कुछ बचा है? दूसरी बार योग में दिया है प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ पंचकोश प्रिंसिपल्स, पता है आपको। अष्टांग योग पता है आपको, षटकर्म पता है आपको, ठीक है। उसके बाद कोमा लगा के मुद्रा दे दिया नोट्स पढ़ लोगे आप, ठीक है। अब बचा आपका क्या, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, यूनानी बचा है,